पोकर फेस के साथ कभी इज़हार मोहब्बत किया और फन मुझे हो रहा था क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं? आई हैव बीन सिंगल फॉर द पास्ट 7 years. ये एक हकीकत है जब आप ग्रेटफुल नहीं होते तो आप जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उससे बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल सामने है, दूसरे चौक पे खड़ी है। और अगर आप अनग्रेटफुल हैं और आप कह रहे हैं कि ये मेरे साथ ये क्या हो गया, तो वो यहाँ आ जाएगी। उस चौक से यहाँ आने में कोई टाइम नहीं डरा रहे हैं भाई। डरा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ग्रेटफुल होते हैं बस जिंदगी में। क्या 2-3 चीजें हैं जो आप सोचते हैं अगर कभी सेटल डाउन हो या किसी इंसान को सोचे जिंदगी में अपना लाइफ पार्टनर बनाने में, तो क्या? सबसे पहली चीज़ है कि उसको बिल्कुल मेरी माँ जैसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब लॉजिक तो कहते हैं हमारी नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक ये है कि क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, अगर वो उस तरह की होंगी, मैं कांस्टेंट एक कंपैरिजन में चलती रहेगी बात। बाकी बेसिक तो यार मैं एक हुस्न परस्त इंसान हूँ, मैं डिनाई नहीं करता, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ और मैं बहुत सच्चा और ऑनेस्ट आदमी हूँ। दस्तक कैसे आया आपके पास? आई हैड अ मीटिंग विद नदीम भाई आफ्टर गुम। उन्होंने कोई फालतू बात की ही नहीं। उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट है वो तुम करोगे और वो हम साथ करेंगे। 2 days आफ्टर माई मॉम लेफ्ट, नदीम भाई कॉल्ड मी एंड ही सेड कि तुम आ जाओ, हम कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं सोनू कौन है? सोनू जो है वो एक बड़ा खूबसूरत लड़का है। बचपन में कोई मेरा ख्याल है 1 साल नाम नहीं था। ओ रियली? हाँ, तो आपको सोनू बुलाते थे? दादी ने मेरा नाम मुझे सोनू कहना शुरू कर दिया। डू यू फील हमारी ये जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ मोर देन अदर इंडस्ट्रीज? यस इट डज, बिकॉज यू इन द पब्लिक आई फर्स्टली। तो ये एक चीज़ अटैच्ड है इसके अंदर। इस फील्ड के अंदर सिस्टमैटिक नहीं है ग्रोथ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। जब भी कोई नया चेहरा हमारी इंडस्ट्री में आता है तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा नया टैलेंट आ रहा है। और बहुत कम लोग होते हैं जो पहले प्रोजेक्ट में ही आपको इम्प्रेस कर सकें। फ़िरोज़ कादरी आज हमारे साथ स्टूडियो में है। उन्होंने पहले भी प्रोजेक्ट किए थे, बट आई थिंक द मिनट आई नोटिस्ड हिम वाज इन गुम। पहली एपिसोड देखी थी, सेकेंड एपिसोड देखी, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क। अनफॉर्चुनेटली हम उस वक्त उनका इंटरव्यू नहीं कर सके, तो आज वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम रयान के बारे में भी बात करेंगे और आजकल हम उनको देख रहे हैं दस्तक में एस सैफ। बड़ा गुस्सा आता है भाई कि भाई क्या हो रहा है। ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, एटलीस्ट जो मुझे लगता है। वो सोचते हैं कि उनकी अपनी एक जर्नी है, कोई क्या कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कॉन्फिडेंस, इतना पेशेंस कहाँ से आ रहा है? आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट, सो लेट्स मीट हिम एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हिम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया। कैसे? यू टू काइंड, आपने बड़ी तारीफ ज़्यादा कर दी। नहीं, ऐसे लग रहा है कि मैं कोई बहुत ही कोई बड़ा एक्टर हूँ या बहुत ही मैंने कोई मार्का मारा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आई नो आपने 2 सोप्स किए हुए थे पहले, लेकिन गुम एक बड़े बड़ा प्रोजेक्ट था कि सरमद का प्रोजेक्ट था और आपके साथ कास्ट भी बड़ी सारे वो लोग थे जिनका बड़ा एक्सपीरियंस था। जी बिल्कुल, तो उनके साथ अपना एक मार्क बनाना और ऑडियंस को इम्प्रेस करना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एटलीस्ट आई नोटिस्ड यू इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड। आई वाज लाइक ओके ये अच्छा काम कर रही है जो एक्टर है। एंड आई यू रिमेंबर मैंने मैसेज भी किया जी था। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो तो ये बड़ा पेंडिंग था, ये काफ़ी देर से पेंडिंग था। हाँ। उससे भी बड़ी एक मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारे दरमियान, बट उसको हमें भी रहने देते। बट दस्तक, डिड यू थिंक कि वो इतना अच्छा चला जाएगा? लोग सैफ को नापसंद करते हुए भी इतना इंटरेस्ट लेंगे सैफ की ज़िंदगी में? देखिए, जब मैं पढ़ रहा था तो ऑनेस्टली नहीं लगता था। तो आप जब कुछ भी पढ़ रहे होते तो नहीं आपको पता होता कि आप क्या रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन ये है कि कहानी अच्छी लिखी हुई बहुत अच्छी थी। मुझे ये था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े वेरी रियल कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ देम। Not only सैफ तो बहुत ज़्यादा रियल है भाई। हाँ एग्जैक्टली। I just feel there are so many men like him, you know, out there. दुनिया में सैफ जो है वो भरे हुए हैं, भरे हुए हैं सैफ। Yes. और मैं जब पढ़ भी रहा था तो मुझे ये था कि यूजुअली पाकिस्तानी ड्रामाज के अंदर इस तरह के कैरेक्टर्स को बहुत ही एक नेगेटिव उसमें आपको पेंट कर दिया जाता है। लेकिन इसकी एक बैक स्टोरी दी हुई थी, एक रीजनिंग भी दी हुई थी। तो मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगी कि लोग जो हैं वो इस तरह से, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं उसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। आई फेल्ट कि इस कहानी के अंदर राइटर ने वो सब जस्टिफाई कर रहे हैं सैफ के एक्शंस को? नहीं, नॉट एट ऑल जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सैफ एक रेगुलर आदमी है, विलन नहीं है। एक रेगुलर आदमी है जिसके थ्रू विलन नहीं है ऑनेस्टली विलन नहीं है। इतना एक जिंदगी खराब कर दी उसने। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं विलन। क्योंकि सैफ के कैरेक्टर के थ्रू आई फील के जो पेट्रियार्की है वो एक्सपोज हो रही है। आई फील वो इस तरह से कि अगर सैफ को हम विलेनाइज कर देते और फॉर इंस्टेंस पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक ला देते, एक वो होती है एक
शेडी सी, सस्पिशियस सी, और उसको उस अच्छा, तरह so you mean villain in that sense? Okay, okay. अगर उसको ठीक है। इस तरह से पैकेज करके आप प्रेजेंट किया जाता तो ऑडियंस के लिए जो चॉइस थी वो बड़ी इजी हो जाती, टू साइड विद द विक्टिम, जो कि यूजुअली एक बेचारी लड़की होती है। तो मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि सैफ को मैंने भी इस तरह से प्ले किया कि इज जस्ट अ रेगुलर गाय डूइंग रेगुलर थिंग्स, कि अगर वो बीवी के साथ अच्छा हो जाता है तो बस ऐसे ही बाय द वे अच्छा हो गया, बाय द वे मुंह पकड़ लिया उसने कि भाई क्या तकलीफ है तुम्हें। तो ये चीज़ें इनको इतनी एक तरीके से दिखाई हैं जिसकी वजह से लोग भी क्वेश्चन करें कि जी किरण जो है उसमें वो क्यों इतनी सिंपल है, उसको भी कुछ करना चाहिए। हालांकि किरण अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, किरण ठीक है अपनी जगह। और अगर सैफ को उस तरह से अगर विलन दिखाया जाता तो फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं सैफ ही गलत है और किरण बिल्कुल ठीक है। अभी भी लोग ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी किरण को भी कुछ एफर्ट डालना चाहिए। और मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, मुझे भी आते हैं तो मुझे हैरानगी होती है, बट वो मुझे नज़र आता है कि वो एक्चुअली जो पेट्रियार्कल सिस्टम है वो बात कर रहा है, या फिर आपका चाम चल रहा है। ये मैं ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते आप ये? अभी हमने एग्री किया था ना ऑफ कैमरा कि लोगों को एक एक्टर या कैरेक्टर पसंद आ जाए तो फिर उस कैरेक्टर उस एक्टर के सारे गुनाह माफ होते हैं। नहीं वो तो है, लेकिन मैंने इसको एज ए हीरो प्ले नहीं किया ऑनेस्टली। मैं तो जो कि अब मुझे लोग बताते हैं, क्योंकि मैंने ना अपनी लुक के ऊपर इतना कोई ध्यान दिया, मुझे था कि रेगुलर आदमी, रेगुलर बंदा है, रेगुलर बंदा, इसको रेगुलर रहने दो। उसकी जिंदगी में इतने मसले मसाइल हैं, वो अपनी लुक के साथ कहां तवज्जो देगा। ऊपर से देखे ना कि उसकी ज़बरदस्ती शादी होगी तो तैयार थी, और क्यों मेरे जहन में एटलीस्ट ये था, बट मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा ही मिलता। जिम कर रहा है बॉडी पे उसने देखिए वो अपनी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो निकालता है। I know he is trying to take out तो वो निकालता है, और वो भी फिर भी पूरी नहीं निकलती, उसके बावजूद बीवी से बदतमीजी करता है, बड़ी गलत बात है। बट टेल मी इस साइड पे कैसे आना हुआ आपका? इस साइड पे कैसे आना हुआ, इस साइड पे मैं आप बचपन से बनना चाहते थे? नहीं, नॉट एट ऑल। हीरो तो मैं तो बनना क्या चाहते थे बचपन? अपने जहन में तो मैं हीरो था। मैं कुछ भी मैंने कभी सोचा ही नहीं कुछ बनने का, कि मेरे कोई ऐसी कोई सोच नहीं। क्रिकेटर या इंजीनियर? बचपन में स्पोर्ट्स से किसी किस्म की स्पोर्ट मैंने हर स्पोर्ट खेली है और मैंने बहुत अच्छी खेली है। लेकिन ये हुआ कभी थिएटर ड्रामा में कभी स्कूल में कभी नहीं किया? मैक्सिमम मुझे याद है ए लेवल्स के अंदर जब हमारा एनुअल प्ले हुआ था तो मुझे उन्होंने ड्यूटी दी थी उसकी कर्टन्स की। तो वो भी मैं बंद करना भूल गया, क्योंकि जब वो एक्ट खत्म हुआ तो मैं बाहर KFC खा रहा था। सीरियसली? हाँ, तो मैं तो इतना केयरलेस, और ये मेरा हाल था। तो फिर पढ़ा क्या आपने? मैंने पढ़ा बस कम ही है ज़िंदगी में, डिग्री कंप्लीट किया हुआ है ना आपने? मैंने जी पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस एंड मीडिया फ्रॉम द लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं LSE कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने देता हूँ। सही है। हाँ, लेकिन ये है कि लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने किया है। और फिर आपने जॉब स्टार्ट कर दी? मैंने फिर एडवर्टाइजिंग में 3 साल नौकरी की। आई वाज वर्किंग विद पेप्सी। तो फ्री पेप्सी मिलती थी आपको? पेप्सी में पीता नहीं हूँ। नहीं पीते आप? सीरियसली? वाओ, ओके। आई ऑलवेज गेट फैसिनेटेड कि वो लोग जो पेप्सी में काम करते हैं या जो करते हैं साथ, उनको क्या फ्री पेप्सी मिल रही होती है? नहीं, वो पेप्सी फिजी ड्रिंक्स वैसी मैं नहीं बिल्कुल जीरो पे। ओके। लेकिन या आई वर्कड इन एडवर्टाइजिंग फॉर 3 इयर्स एंड उसके बाद जब वो बहुत ही मोनोटनस हो गई लाइफ, देन आई डिसाइडेड टू क्विट। लेकिन एडवर्टाइजिंग में मोनोटनी कैसे आ जाती है? एडवर्टाइजिंग में बहुत एक्साइटिंग होती है। आ जाती है ऑनेस्टली, क्योंकि वो एक वो कैंपेन के बाद कैंपेन, सेम चीज़ एक रिपीट पे। अच्छा, ये फलाना IMC है, डिलीवरेबल्स हैं, ये जाना है, वो जाना है, बोर हो रहे हैं, आउटडोर जाना है, आप वो KV अडेप्ट कर दें इस पे उस पे, उस तरह के काम होते हैं। शूट्स भी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। बट एडवर्टाइजिंग की वजह से ये एवेन्यू खुला है, मैं ये तो कहूँगा। क्योंकि मैं शूट्स वगैरह पे जाता था तो वहाँ पर एक्टर्स वगैरह को भी देखता था, पता चलता था कितने पैसे ले रहे हैं। तो मुझे होता था कि यार अगर ये इतने पैसे ले रहे हैं तो शायद मैं। So money was the motivation? मनी wasn't the motivation, बट ये है कि that money ने वो आपको, पैसों ने वो आपको नहीं, मुझे ऐसे में हैरानगी ये हुई क्योंकि उस टाइम पे मैं कोई ड्रामे देखता नहीं था। ठीक है। तो जब मैंने बहुत से एक्टर्स को देखा पैसे लेते हुए, मैंने कहा कि यार मैं जानता भी नहीं उसको, ये कौन है, ये इतने पैसे ले रहा है, किस बात के ले रहा है। okay. और क्योंकि बिहाइंड द सीन जब आप होते हो तो ऑब्वियसली आपको तो पता है कि कितनी टेक्स हुई हैं और कितना मुश्किल से ये शॉट हुआ है। तो आप वो भी देख रहे होते तो आप कहते हो कि यार ये तो मतलब। आपने पहले भी बोला है अपने दूसरे इंटरव्यू में, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं पेप्सी के सारे एड देखूं। मैं लेज इनके स्नैक्स हैंडल कर रहा था वैसे। मैं आपको थोड़ा सा वो कर देता हूं। आपको पता है ना, आपने बहुत से लोगों को लपेट लिया इस एक स्टेटमेंट में। हाँ,
लपेटा तो है, या लपेटा बट ठीक तो है, लेकिन अब क्या कर सही है। सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्यूरोसिटी हुई जी कि यार मैं जानता भी नहीं हूँ, पैसे भी इतने मिल रहे हैं, तो इस हाँ। फील्ड में कोई चीज़ है। हाँ। फिर मैंने एक ऐड किया था एहसन रहीम साहब के साथ, वो लेस का ही था। आई वॉज वर्किंग विद लेस साहब, और मेरी जो क्लाइंट थी उन्होंने कोई 200 टैलेंट रिजेक्ट किए थे, और फिर जब उन्होंने इतने रिजेक्ट कर दिए तो उन्होंने कहा मुझे फिरोज जैसा लड़का चाहिए। ओके, तो मेरा जो बॉस था उसने कहा कि यही कर लेगा ये तो फिर वो क्या उस वक्त जब कॉन्फ्रेंस रूम में वो ऐसा हुआ था, फिर उस कह रहे मैं नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, कुछ ऐसे रिएक्शन आया हुआ था या ये क्या? हुआ था ऑब्वियसली जब आप जहाँ आप एक डेकोरम होता है एक ऑफिस का, आप वहाँ जा रहे हो काम करने, आप अपने नोट्स बना रहे हो, एकदम से आपको डायरेक्टर कहते हैं कि आप उठ के ऑडिशन दें। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं आपका रिएक्शन क्या था ऑनेस्टली? नहीं, व्हाट वाज योर फेस नहीं एक्सप्रेशन? अंदर से तो थोड़ा सा मुझे था कि, लेकिन अच्छा, यू थॉट अपॉर्चुनिटी मिल गई? नहीं अंदर से मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन Okay. मेरा पोकर फेस रहता है, मैं ज़्यादा शो नहीं करता अपनी कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो मैं चला फिर मैंने पूछा करना कि, उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं करना, ये चिप्स का पैकेट पकड़ो, ये खाना है, और चलते हुए चलते चलते बस ताली तुली मार देना एक दो लोगों को। कितने ऐसे लोग हाथ थे उस वक्त उधर बैठे हुए? उस वक्त 8-10 लोग तो थे। और आपकी टीम वाले लोग भी होंगे साथ में? Obviously, ना? मेरे तो दे मस्ट ऑल बी लाइक अब इसका मजा आएगा, है ना? दे लाइक अब नहीं, क्योंकि मजा मैं आएगा। ऑफिस में भी इस तरह की हरकतें वैसे अच्छा, करता करते रहता रहते थे, था, okay. लेकिन ये कि जब आप क्लाइंट के सामने होते हो अपने, तो वो थोड़ा ऑब्वियसली एक नहीं, बट आई वांट टू नो उन सबके भी चेहरों पे एकदम से स्माइल आई, वो सब बोरिंग जो यॉन करोगे सबने बंद किया, और सबने कहा अच्छा अब हम एंटरटेन होने वाले मुझे हैं। अभी भी याद, मुझे वो बड़ी क्लियरली याद है वो दिन जब मैंने ऑडिशन दिया। बट वो ऐड बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए वो करना, क्योंकि उस ऐड की वजह से मुझे पता चला कि मैं काम कर सकता हूँ। मैंने एक थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ भी किया उस ऐड के अंदर। मुझे याद है कि वो बेसिकली ऐड ये था कि एक 4 दोस्त बैठे हुए, एक के बाद दूसरा तीसरे को बैग पास करता है, वो बिगर बैग जो होता है ना लेस का, वो उसको पास करना होता है। तो जब मैं तीसरे था लाइन में, तो जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे एकदम से जहन में आया कि यार ये बहुत ही अगेन मोनोटोनस हो गए, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, एक चिप खाया तीसरे को, तो मैंने ऐसे ही ये जो लास्ट जो लड़की बैठी थी इस तरफ, उसको मैंने पकड़ाया इस तरह, तो वो जब पकड़ने लगी तो मैंने इस तरह कर लिया, तो ये उसमें नहीं था, तो मैंने ये ऐसे ही खुद ही ऐड कर लिया। तो एकदम से डायरेक्टर साहब ने कट, अब मुझे लगा कि मेरी वजह से गलत हो गया, क्योंकि मैंने ये नहीं करना था, लेकिन मेरे जहन में ऐसे ही आया तो मैंने कर दिया। तो वो एहसन भाई आए चलते हुए, तो उन्होंने ना मुझे एकदम से, बड़ा उनकी टावरिंग सा फिगर ऐसे, तो वो आए और बाल भी लंबे से उनके, तो मुझे ना डर लग रहा कि मैंने गलत कर दिया, मुझे बताने डांट पिटेगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो साथ लड़की बैठी थी उनको कहा कि यार ये जब तुम्हें करेगा तो एक्सप्रेशन तुमने देना कि यार ओके, अनोयंस का कि क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा तुमने सही किया, यही करना। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल से मुझे आया कि यार ये तो कर सकता हूँ मैं, हाँ। तो आई थिंक वो उस दिन के बाद से मेरे जहन में बैठ गया था कि यार, और क्योंकि मैं काम कर भी रहा था एक्टर्स के साथ, तो मुझे था कि यार ये किया जा सकता है काम। और फिर मुझे ये भी पता था कि वो कितने टेक्स ले रहे हैं और कितनी मुश्किल में आ रहे हैं ये करते हुए। तो मैं एक्चुअली प्रैक्टिस भी करता था, वो जो लाइंस बोल रहे होते थे और उनसे नहीं बोली जा रही। तो मैं एक बार मैंने किया था, मैं पीछे जाके मैंने बोला, मैंने कहा कितना ही मुश्किल है यार ये। ओके, तो वो बट सब अच्छे हैं एक्टर्स है, कोई बुरा एक्टर नहीं है, बट ये कि थोड़ा कुछ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ थोड़ा कम टाइम लेते हैं। फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है? मुझे था कि आई शुड एक्सप्लोर दिस। ओके, एक्टर बनना तो नहीं था कभी ऐसा माइंड में, लेकिन ये है कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर इट। और मॉडलिंग का ही सोच रहे थे या सोचे थे मैं एक्टिंग? मॉडलिंग तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की। मैं एक्टिंग की तरफ ही सोच रहे थे? आई कांट कीप अ स्ट्रेट फेस। मुझे अगर आप ये कैमरा है तो मैं घबरा जाऊंगा। मतलब एड्स में मॉडलिंग आई मेंट। नहीं, मेरा था कि एक्चुअली तो ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे था कि मैं एक्सप्लोर करूंगा ड्रामों में। जॉब आप कर रहे थे इस वक्त? जॉब कर रहा था। ये आई थिंक जब मैंने ऐड किया उसके तकरीबन 1 साल मैंने आई थिंक जॉब कंटिन्यू की थी। और बीच में आप कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स या एड्स करते रहे? कुछ भी नहीं कर रहा था। आई थिंक एक पेप्सी का किया था, शुएब मलिक उसमें साथ थे मेरे। वो अच्छा था, तो वो किया था बीच में, उसके अलावा नहीं। वहाँ पे भी कुछ आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई या नहीं? नहीं, वहाँ नहीं दिखाई। उसमें नहीं। फिर 1 साल बाद आपको ड्रामे की ऑफर आई? 1 साल बाद आई क्विट माय जॉब एंड आई मूव टू कराची। तो क्या हुआ एकदम से क्विट करने का, जब जॉब की ऑफर भी नहीं है? बहुत बोरिंग और एक वो हो गया था, जैसे मैंने कहा ना, मोनोटनी छा गई थी। अपने आप को टीवी पे देख के आपको अच्छा लगा, आपने कहा ये बोरिंग है जो मैं कर रहा हूँ, आई शुड अच्छा, गो इन वो दिस मजे की बात है, वो डायरेक्शन। ऐड आने में भी बड़ा टाइम लग गया था। वो ऐड जो है वो 4-5-6 महीने लग गए थे उसको आने में। और वो आई थिंक शुरू में टीवी पे नहीं आया था, लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड था, उसके ऊपर चलता था वो ऐड, डिफेंस के अंदर। तो वहाँ जाकर मुझे देखना पड़ता था अपने आप को।
मैं कभी कभार बहाने से वहाँ जाता था। एक दो बार मैं अपने दोस्तों के घर जा रहा होता तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कहते थे यार पहले वहाँ से जाता चला जाऊँ, ऐड देख लूँ। ओके, ठीक है। तो ये है कि वो किया, और फिर जब सोचा कि बहुत बोरिंग होगी ये नौकरी, क्योंकि वही चीज़ रिपीट पे चल रही थी, तो मैंने कहा कि यार आई शुड पैक माई बैग्स एंड आई शुड That's a big step. टू कराची। yeah, I know. बहुत बड़ा, without any offer in your hand, मैं without तो- any experience. देखिए I'm मैं तो surprised and amazed. मैंने ये बोला ही नहीं कि मैं एक्टर बनने जा रहा था। मैं तो बस कहा कि नौकरी छोड़ो और बस और कराची चलो। कराची चलो, और देखते हैं घर क्या वालों होता का क्या रिस्पॉन्स था? है। अम्मी तो सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि अम्मी का दिल में था, क्योंकि अम्मी में जैसे मैंने कहा आपको कि वो आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, तो उनका तो शौक था। लेकिन वालिद साहब ऑब्वियसली वो चाह रहे थे कि मैं अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहा हूँ और किस काम के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे था कि बस जाना है। और अभी घर से थोड़ा था कि एक्टिंग कौन सी फील्ड हाँ है? नहीं, मेरा जो ख़ास तौर पे जो वालिद साहब की साइड ऑफ द फैमिली काफ़ी रिलीजियस, आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस उस तरह से बैकग्राउंड है। तो उन्हें काफ़ी इशू था? नहीं, इशू तो इस तरह से मैं नहीं कहूँगा कि इशू था, बिकॉज माई फादर इज़ ऑल्सो वेरी प्रोग्रेसिव मैन, और वो कहते हैं कि जो भी ज़िंदगी में होता है वो अल्लाह ताला ही आपका रास्ता बनाता है, और जो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं अल्लाह ताला आपको रुख मोड़ देता है वहाँ से। लेकिन यस ऑब्वियसली उनका अपना पर्सनल तो उनका वो नहीं था दिल कि मैं ये काम करूँ, क्योंकि और घर में आप छोटे बड़े क्या हैं? छोटा हूँ, मेरी एक बड़ी सबसे बहन छोटे? अच्छा, 2 बहन भाई हैं बस आप लोग। ओके, तो फिर इतनी ज़्यादा तो कोई इशू नहीं कि सब बहन भाई भी कहते, सिर्फ अम्मी वाज ऑन योर साइड। अम्मी वाज ऑन माय साइड, बट वाज शी सैड कि आप कराची मूव कर रहे हैं उनसे दूर? मेरा ख्याल, आई डोंट नो, कभी इस सब बात बात जिक्र नहीं नहीं हुआ। लेकिन मैं असल में जब गया था तो मुझे पता ही नहीं था कि काम क्या करना है क्या नहीं। तो मुझे याद है कि मैं पहली बार हम टीवी के ऑफिस ही गया था, ऐसे ही रैंडमली चला गया था, और मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने एक्टर बनना है। मैंने कहा था कि मुझे कोई भी दे दें आप, कोई प्रोडक्शन में कोई काम दे दें। ओके। मुझे असल में जैसे मैंने कहा कि मेरा फोकस ये था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़कर बस आई जस्ट वांट टू मूव अवे फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 years, वो बिकॉज ऑफ दैट बोरिंग पैटर्न एक रिपीट पे चली गई थी। तो आपके कोई कनेक्शन थे हम में जो आप गए, किससे मिले, ऐसे ही मिल गए? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था। ओके। कनेक्शन मेरे थे, लेकिन मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। ओके, ये मैं कहूँगा, ठीक है। मैंने नहीं किया, क्योंकि आप अगर खुद श्योर नहीं हो कि मैंने एक्टिंग करनी है तो आप कैसे फिर ऐसी एक वो ज़ाया हो जाएगा कांटेक्ट। तो वो क्योंकि वो ऑब्वियसली अगर आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हो तो वो भी आपको एक फ़र्क लेंस से देखेंगे। बिल्कुल। और मैं खुद अगर सीरियस नहीं हूँ, जो कि मैं नहीं था, मैं अब जाके मुझे समझ आती है कि मैं सीरियस नहीं था उस वक्त। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा जो स्टार्ट है करियर का वो एक्चुअली 2023 से ही हुआ है, तो आई एम रिलेटिवली न्यू उस तरह से, क्योंकि बीच में ऑब्वियसली 2 साल मैं बिल्कुल ही गायब था। और ये है कि हम टीवी के ऑफिस में भी जब मैं गया था तो आई टोल्ड देम कि मुझे प्रोडक्शन में कुछ दे दें। महेश से मिले थे आप? किससे? नहीं, मैं मिला था मोमल में होती हैं एक खातून, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे मिलकर कहा था कि तुम नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम एक्टर लगते हो, तुम्हें एक्टर बनना चाहिए। ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं दिल में खुश भी हो गया, मैंने कहा सही है, ये सही कह रही हैं। अगर ये कह तो रही फिर आपने प्रोडक्शन में कोई काम नहीं किया? कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस वो 2019 में आया सोप जो शहर के साथ किया। So they offered you a soap then, जो वो भी आप 6-8 महीने लग गए थे। 6-8 महीने आप क्या कर रहे थे? मैंने बीच में एक ARY पे भी एक चीज़ की थी शुरू, लेकिन वो प्रोजेक्ट बंद हो गया था बीच में। ओके। वो बनते बंद हो लेकिन गया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप कराची मूव किए और आपको कुछ ना कुछ काम मिल रहा मिल रहा ठीक है। इट्स नॉट दैट कि वो आपका आइडियल हो या बहुत बेस्ट हो, बट यू वर बिजी। इट्स नॉट लाइक मुझे देखिए, मुझे एक बात समझ आ गई थी कि आप जब ऑफिस में जाते हो ना, आप कपड़े अच्छे आपने पहने हो, आप अंग्रेजी में उनसे बात करो, उनको ये समझ आ जाएगी कि यार ये किसी पढ़े लिखे खानदान से है, और तो दे ट्रीट यू वेल आल्सो। हाँ, तो वो आपको बेहतर ट्रीट करते हैं। तो ये टिप आप दे रहे हैं नए लोगों को? इट्स अ सुपरफिशियल फील्ड, इट्स अ सुपरफिशियल फील्ड। मैं ये टिप दे रहा हूँ कि अगर आपने आना है इस फील्ड में तो आपको पहले अपने आप पे काम करना है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, वरना ऐसे नहीं आप आ सकते मुँह उठा के। सो आई हैव हर्ड दैट आप अभी जो एक्टिंग को परसू कर रहे हैं वो एक्चुअली आप अपनी अम्मी का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था लास्ट ईयर 2024 में। उनको जन्नत में जगह दें। आमीन। 8-9 महीने हो गए इस बात को। और तो द लास्ट प्रोजेक्ट दैट वेंट ऑन एयर वाज गुम। और उन्होंने वो देखा और उसके 1 महीने बाद वो बीमार हो गई। और मज़े की बात ये कि जब गुम मैंने शूट किया था और गुम आया है 2 साल बाद, तो बीच में मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मेरी अम्मी को कुछ ना हो जाए। हालांकि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आई थिंक एक बच्चे की एक कांस्टेंट फेयर होता है एक बच्चे का बचपन से कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए, मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। आई थिंक वो रहता है, हर बच्चे का होता है।
तो बस मुझे होता था कि यार मैंने एक अच्छा काम किया तो मेरी अम्मी देख लें ये काम। वो और मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आती थी कि यार ये नौगेबुना देख मैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो जस्ट बहुत ही बिजार सी मेरी एक सोच थी। लेकिन गुम आया, अम्मी ने देखा, और बल्कि मुझे ये भी याद है कि अम्मी ने जब गुम देखा तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम शाहरुख खान बन सकते हो। वाह माशाल्लाह। तो मैंने अपनी अम्मी को हंस के कहा, मैंने कहा अम्मी मुझे कोई शाहरुख खान नहीं बना, शाहरुख खान की ना अम्मी फौत हो गई ओह उनके काम, ऐसे मजाक में मैंने कहा था ये ओह बात। गॉड। हाँ, तो अल्लाह का करना है, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये कि आपको नहीं पता था कुछ अरसे बाद एग्जैक्टली अल्लाह का देखें, अल्लाह के काम में हम कोई दखल तो नहीं दे सकते। वैसे भी हम सब नई दुनिया से जान जी, रहे जी, हैं, जी, ये ऐसे तो ही है। एक फैक्ट है, लेकिन माँ बाप का लॉस कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो दुख आप किसी तरीके से भी ओवरकम नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता। और ये है कि जब गुम ख़त्म हुआ तो मैंने इंटरव्यू मेरा आया, तो वो इंटरव्यू भी अम्मी ने कोई पता नहीं कितनी बार देखा होगा। तो ऑफ कोर्स शी मस्ट बी वेरी एग्जैक्टली तो जो एसेंस है वो मेरे पास है अभी, कि मैं अगर एक कुछ भी करता हूँ। गुम तो बहुत उनको अच्छा लगा, लेकिन उससे पहले भी जो मैंने काम किया अम्मी वो देखती थी, और बहुत रिलीजियसली बैठ के देखती थी और मुझे बताती थी कि क्या गलती है क्या नहीं, क्योंकि ख़ुद वो एक आर्टिस्ट थी। तो वो मुझे जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हुई वो आज भी मेरे साथ है जुड़ी हुई। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। हाँ, जैसे मुझे कहती थी कि तुम्हारी आँखें बड़ी हैं, तो तुम अगर तो उनको सही तरह इस्तेमाल कर लोगे तो वो सबसे बड़ा तुम्हारा कह लो कि वेपन है एक। सही कह रही हैं। और अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम एक्सपोज हो जाओगे। फॉर इंस्टेंस वो कहती थी अगर तुम किसी को कहते हो कि मुझे तुमसे प्यार है, तो तुम्हारी आंखों में सबसे पहले नज़र जाएगी। तो अगर आंखों में वो चीज़ नहीं होगी तो पकड़े जाओगे। और कोई अगर एक्टर जिसकी आंख छोटी है तो वो अगर बोल रहा है जिस तरह, वो उसी से शायद काम चला लेगा। तो अगर तुम उसको सही तरह डिलीवर कर लोगे विद द राइट एक्सप्रेशन, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। बट कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, एक चीज़ है आपके पास जो आपके अगेंस्ट भी जा सकती है और आपके लिए बेनिफिट भी कर सकती है। इट डिपेंड्स हाउ अवेयर यू आर। बिल्कुल। एक और चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, उन्होंने कहा था कि रंगों की कहानियाँ होती हैं, तो हर कहानी की हर रंग की कहानी होती है। और जब भी सेट पर जाते हो, हालांकि उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की, उन्होंने कभी आई डोंट थिंक उन्होंने कभी सेट भी देखा होगा, लेकिन उनकी अवेयरनेस थी, एक विजन था उनका, क्रिएटिविटी थी। वो कहती थी कि सेट फ्रेम देखा करो, फ्रेम का बैकग्राउंड देखा करो, कलर्स देखा करो, और जो कपड़े पहनते हो ना ख़ास तौर पे, वो जैसे मर्जी उनका रंग देख लिया करो कि वो डिस्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। हर रंग की कहानी होती है। अगर ब्लू है तो ब्लू की कहानी बनाओ, फिर उस कहानी में आगे ट्रांजिशन करो एक और रंग के अंदर, और फिर देखो कौन सा रंग हो सकता है। बट फिरोज़ मुझे एक इतनी आप ये बता रहे हैं ना, एक इतनी इंटरेस्टिंग बात लग रही है। लाइक मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती कि आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के अपने इस तरह की डिस्कशन कर सकें और इतनी डिटेल में। मैं ये कहता हूँ कि हर किसी की माँ, देखें माँ सबकी बराबर हैं, सब हर बच्चे को अपनी माँ से प्यार होता है। मेरी माँ की ख़ास बात ये है मेरे लिए कि देखें बहुत कम माएँ होती हैं जिनको अपने बच्चे का काम पता होता है इतनी डिटेल में वो exactly. और अपने बच्चे की स्ट्रेंथ भी पता है कि अपने काम को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी माँ ने हर एंगल से उन्होंने मुझे, शी वॉज माई एंकर, मेरी ज़िंदगी का एंकर हैं वो, आज भी हैं। तो क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ और आज भी घर से निकला तो उनका नाम लेकर ही निकला। और ये है कि जब मुझे अब ये होता है कि जब भी मैं काम करूँ और जब भी ख़ास तौर पे घर से निकलूँ तो मेरे से कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जिस पे बात मेरी माँ पर आ जाए कि अपब्रिंगिंग ऐसी है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी काम करूँ और ख़ास तौर पे किसी से भी मिलूँ तो ऐसे मिलूँ कि अगला बंदा कह सके कि यार इसकी माँ बड़ी ज़बरदस्त औरत होगी। सही बात है। तो मेरी कोशिश यही होती है। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। सो आप उनका ख्वाब पूरा करना चाह रहे हैं बिकॉज शी लव्ड सीइंग यू एज एन एक्टर। सो अब आपकी जो एक्टिंग के पीछे मोटिवेशन है वो उनका ख्वाब है। मैं ये अगर सिर्फ ये कहूँ तो गलत हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। ऑब्वियसली खुद भी जब खुद भी ऑब्वियसली मेरा शौक़ है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी माँ का शौक़ मेरे शौक़ से ज़्यादा था।
क्योंकि जिस तरह आप उसको honor करना उन्होंने जिस चाह तरह रहे उन्होंने गुम देखा वो मैंने उस तरह से नहीं देखा, जिस तरह मेरा इंटरव्यू उन्होंने देखा मैंने नहीं देखा उस तरह से। और वो पूरे ख़ानदान को फिर भेजती भी थी, मैसेज करती थी कि ये देखो ये देखो। तो वो एसेंस अब मेरे पास है। तो मेरी बहन अब कर देती है, जैसे ख़ानदान को भेज देती है मेरा काम, और वो एसेंस मैं सारी ज़िंदगी अपने रखना चाहता हूँ अपने पास। और मेरा जो ख्वाब है वो यही है कि मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी माँ का नाम ले सकूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो कितनी बड़ी आर्टिस्ट थी और वो एक दरवेश इंसान थी। वो क्या करती थी, किस चीज़ की आर्टिस्ट देखिए वो NCA से शी वाज एन NCA ग्रेजुएट, लेकिन ये है कि शी गेव 35 इयर्स टू एन इंस्टीट्यूट। लाहौर ग्रामर स्कूल में थी वो, 35-40 इयर्स उन्होंने दिए उनको। और उसके साथ साथ शी हैड एन एक उनका शोरूम भी था एक वक्त में। थी वो? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब कुछ करती हूँ बहुत कुछ लेकिन बस दिखाने के लिए नहीं करती। ओके, अपने लिए करती अपने लिए करती थी। मैं आपको ऑफ कैमरा बल्कि घर की भी तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा जिस तरह उन्होंने घर को रखा हुआ है। तो ब्रिलियंट माइंड ऑनेस्टली। और मैं अगर 5% भी 5% का अगर 1% भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर उनकी क्रिएटिविटी अगर आ गई तो मुझे लगता है कि वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने जितना आपको सुना है, जितना मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है आपके पास वो आई टू फॉर डिटेल तो है डेफिनेटली। एंड विद दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जितने इस तरह की बात होती तो थैंक यू सो मच, रीअश्योरेंस मिलती है। नो, आई फील यू आर अवेयर ऑफ के कंटेंट कैसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। एंड आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। शायद इमीडिएटली उसका रिजल्ट नहीं नज़र आए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ये जी अब मैं ये कहता हूँ कि लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए इंसान को। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट रन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अभी ऑफ कैमरा भी आपसे बात करा था कि बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा फ़लाने को ये मिल गया, फ़लाना ये कर रहा है, तुम कितने बेहतर हो उससे। मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरी अपनी मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन ये शुरू में तो ऐसा नहीं था। शुरू में तो आपको फील होता था कि यार मुझे भी मिल रहा है, नहीं आई थिंक शुरू में होता था, लेकिन तब मुझे इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं खुद भी इंटरेस्टेड नहीं था काम में इतना। अल्लाह ताला भी तो देख रहा होता है ना, नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। तो मेरा अपना इंटरेस्ट भी इतना नहीं था और मेरी अपनी कोई इतनी जुस्तजू भी नहीं थी इस काम में कि मैं कहूँ। मैं 1.5-2 साल कराची रहा, मैं किसी से मिला ही नहीं यहाँ पे। हम टीवी के अलावा कहीं गया नहीं, मुझे कोई ऑफिस नहीं पता था ARY के कहाँ है, प्रोडक्शन हाउस, ये मुझे किसी का नहीं पता। बस हम पे जाके बैठ गया। हम पे जाके बैठ गया बस, क्योंकि हम घर में देखा जाता था, हम सफ़र का पता था, वहाँ बैठ गए जाके। लेकिन ये है कि इसलिए मुझे लगता है कि कोई मेरा तब काम के दरवाजे। इज देयर समथिंग दैट यू टेल योरसेल्फ कि जैसे आप आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती, कि अपने आप से बोला कि नहीं, बी पेशेंट, बिकॉज मुझे लगता है पेशेंस का गेम भी बहुत है। बी पेशेंट, बहुत ज़्यादा, एंड थिंग्स विल वर्क आउट। पेशेंस का ही गेम है। क्या कॉन्वर्सेशन अपने आप से की सो दैट दूसरों को कुछ चीज़ें करते हुए आप बॉदर नहीं हो? मैं वैसे भी बड़ा, मुझे लगता है कि मैं पेशेंट इंसान हूँ जनरली, और मटेरियल से मुझे इतना कोई लगाव नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। और जब ख़ास तौर पे एक कॉज अटैच हो जाता है ना एक चीज़ के साथ, जैसे मैंने कहा कि वालदा की एक चीज़ अटैच हो गई है, तो पेशेंस आई थिंक आ ही जाता है। फिर आप कहते हैं कि मुझे कुछ करना है नो मैटर व्हाट। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी लॉजिक अपने जहन में बनाई हुई है कि जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम अंडर एक्ट करते हो। मैं लेकिन कोशिश करता हूँ उसको जितना रियलिस्टिक करने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे मुझे पता है कि मैंने अपनी स्टाइलिंग में भी कमी पेशी थी इस कैरेक्टर में, जो कि मैं इंशाल्लाह अगली बार ऑब्वियसली बेहतर करूँगा। बहुत और भी बहुत सी कमी पेशियाँ थी, मुझे पता है उन चीज़ों का। सेल्फ अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर है, मुझे पता है कि यार क्या सही, व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट डजंट वर्क फॉर मी, मुझे इस चीज़ की समझ है। लेकिन मुझे पता है कि जिस रास्ते पे मैं हूँ, आई डोंट वांट टू डू द काइंड ऑफ वर्क दैट एवरीवन एल्स इज डूइंग। मुझे है कि कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। अब वो कुछ फ़र्क में लोग कहते हैं कि यार तुम वो देखो, उसको देखो, वो किस तरह कर रहा है, तुम्हें वो करना चाहिए, उस तरह का काम करना चाहिए। तो मुझे होता है कि फिर मेरे और उसमें क्या फ़र्क है। तो अपनी जर्नी है, अपना रास्ता ढूंढा हुआ है, उस पर चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसी रास्ते पे या तो आई विल इवेंचुअली बी द बेस्ट, और आई विल जस्ट फेड अवे विदाउट एनीवन इवन नोटिसिंग मी। तो एंड आई विल बी ओके विद इट।
तो फिर गुम कैसे आया? सो यू ओह, वर, गुम। सॉरी मैं बीच में कट रही हूँ, सो आपने काम शुरू कर दिया, 2 सोप्स भी आ गए जी, आपको जी, हम जी। टीवी के, एंड यू वर ओके, COVID happened then. एंड देन कोविड हैपेंड। COVID happened, and ठीक है। I moved back to Lahore. ओके, Yeah, सही I है। moved back to Lahore. उस दौरान मैंने इस्लामाबाद में आई वाज डूइंग अ सोप इन इस्लामाबाद, यही जिसमें मोमिना और अली दोनों थे। तो वो ख़त्म किया, एंड देन बस मैंने कहा कि अब घर बैठते हैं, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था ऑनेस्टली उस तरह से इस काम में। मैंने कहा कि यार ये ओके, इस काम में भी मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ, देखिए जब आप एडवर्टाइजिंग से आते हैं ना इस काम में, Yeah. एडवर्टाइजिंग के सेट फ़र्क होते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन फ़र्क होती है। यहाँ जब आप आते हैं तो इट्स अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, ओहो। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू नो। नहीं ऐसे लगता है आप बिल्कुल ही गुर्बत में आ गए। तो वो आपको लगता है कि क्या बात है। नहीं, ads में उसके तो बजट्स भी बड़े डिफरेंट Exactly, होते तो हैं, वही मैं उधर कह तो रहा हूँ। चीज़ें भी बहुत डिफरेंट होती हैं। तो वही तो मैं अपने माइंड में तो वही परसेप्शन बना कर आया था। हाँ, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट रखती है। ओहो, जब मैं पहली बार एक ड्रामे के सेट पर गया था, आई वाज लाइक ये क्या है और ये क्यों है और ये लोग काम क्यों कर रहे हैं। इतना बेसिक क्यों हाँ, है? ये तो बहुत ही बुरा है, मतलब बट हैट्स ऑफ टू देम ऑनेस्टली, बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। और ये पैशन के बगैर हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। ये So do you बहुत have सच्ची बात passion है। now for acting? I have now Okay. 100%. So did GUM help you discover that GUM passion? did, yeah. GUM was that breakthrough project that made me realize that I need to act. I have to act. तो गुम में क्या हुआ? क्रिटिकल एक्लेमेशन मिली आपको, उसने आपको किया, या गुम में काम ही ऐसा था इन सरमद की डायरेक्शन? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स मेक अ डिफरेंस दैट मेड यू रियलाइज ओके। देखिए गुम जब मेरे पास आया था तो इट्स अ वेरी फनी स्टोरी एक्चुअली, बिकॉज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सिट्रस टैलेंट। फहद हुसैन होते हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे कॉल की, और फहद से क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में था तो फहद के साथ ऑलरेडी मेरा ताल्लुक था। ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि जी एक चीज़ है जो सरमद खुसट डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आई वांट यू टू ऑडिशन फॉर इट। तो मुझे लगा कोई ऐड होगा, क्योंकि सिट्रस की कॉल तो ऐड के लिए आती है। तो उन्होंने जब मुझे भेजा भी, वो सीन्स एक दो भेजे, वो हॉस्पिटल के सीन थे। मुझे लगा कि कोई शौकत खानम की कैंपेन है। मुझे लगा कोई शौकत खानम की कैंपेन है, लेकिन मुझे था कि मैं जब कराची गया था तो 3 नाम पता थे सिर्फ, माहिरा खान, फवाद खान और सरमद खुसट, बिकॉज हम सफ़र वाज द ओनली थिंग यू नो जो मेरी एक मेमोरी में था कि अच्छा टीवी की अगर कुछ है टीवी के अंदर जो जिसका मुझे पता है तो वो हम सफ़र है। बिकॉज फवाद खान की तो मैं ऑब्वियसली वो इसलिए भी क्योंकि वी वेंट टू द सेम स्कूल, तो मैं जब भी स्कूल जाता था तो हेड बॉय लिस्ट में फवाद खान का नाम लिखा होता था। और तब वो ईपी में बजाते थे, वो ही वाज अ सिंगर तब, तो तब हम सफ़र वाजंट हम सफ़र तब आई थिंक आया भी नहीं था शायद। आई थिंक वो मैं शायद सेकेंडरी लेवल में आया, लेकिन जब हम सफ़र आया एंड बिकेम दिस ह्यूज फिनोमेनॉन, तो उस वक्त I used to recall that time when I used to walk into my school and I used to see that board, head boys वाला, उसमें फवाद अफजल खान लिखा होता था। तो आई थिंक फर्स्ट इंस्पिरेशन शायद एक्टिंग की वहाँ से आई थी कि यार अगर ही कैन डू हाँ इट, तो मुझे भी शायद करना चाहिए। एक ही हम जगह से बिलोंग करते तो सरमद खुसट का जब नाम सुना गुम में, तो मैंने कहा कि ये तो करना ही करना है। गुम सॉरी नहीं था तब ये था कि कोई वो है, ऐड है। तो मैंने ऑडिशन दिया, ऐसे ही बस दे दिया। मैं अपनी बहन को फ़ोन पकड़ाया, मैंने कहा कि तुम ना लाइनें बोल दो ना, मैं बोल दूंगा, हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। एक हफ्ते बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम फहद एंड ही सेड तुम्हारा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? तो यार मुझे ऑनेस्टली तब याद भी नहीं था। कहते हैं अरे तुम्हें वो मिल गया है, रोल मिल गया तुम्हें। मैंने कहा रोल तो मिल गया, मुझे ये बता दो कि ये ऐड कौन सा है। तो उसने कहा कि नहीं पागल, ऐड नहीं है, ये सीरियल है और सरमद खुसट डायरेक्ट कर रहा है। मैंने कहा सरमद डायरेक्ट कर रहा है सीरियल? मुझे तब ये भी नहीं पता था लीड रोल है क्या रोल है। मैंने कहा कि यार ये अच्छी चीज़ मिल गई है। तो फिर उन्होंने कहा कि तूबा सिद्दीकी की कॉल आएगी। मुझे तब तूबा नहीं पता थी कौन है, मैंने तूबा को भी सर्च किया। तो बिकॉज तूबा वाज को प्रोड्यूसिंग इट विद इरम बिन शाहिद। तो उन्होंने फहद ने कहा कि तूबा इज प्रोड्यूसिंग इट, तो मैंने कहा मैं तूबा सिद्दीकी प्रोड्यूसर लिखा गूगल पे, वो नहीं आया होगा। कुछ नहीं आया, बट तूबा सिद्दीकी द एक्टर एंड द मॉडल वो आ गई। अब मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये प्रोड्यूसर है। अब मैं आवाज़ से भी वो कर रहा हूँ, देखने पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी आवाज़ है। तो बट देन तूबा कॉल्ड मी अगेन एंड शी टोल्ड मी कि इरम बिनते शाहिद विल कॉल यू। इरम आई न्यू, मुझे पता था इरम कौन है। तो इरम ने कॉल की, इरम ने फिर पूरी स्टोरी नरेट की और वो कह रही रायान ये, रायान वो, रायान ये करेगा, रायान ये करेगा। अब मैं इरम से फिर पूछ रहा हूँ, मैंने कहा इरम ठीक है ये तो सब सही है, लेकिन मुझे बताएं कि मेरा क्या काम है इसमें। तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ तुम ही तो रायान हो। मैंने कहा कि ये तो मतलब ये तो क्लासिक हो गया। ये तो मतलब बड़ी, क्योंकि आपको बहुत लोग बताते भी हैं कि नहीं मिलेगा काम,
डिस्करेज करते हैं। ख़ास तौर पे जब आप लाहौर से आते हो ना, लाहौर में बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है, Yeah. काम है ही नहीं। और लाहौर का और कराची में बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा ये। कराची इज़ मच मच मोर ओपन टूवर्ड्स यू नो मीडिया की साइड पे जो काम है। लाहौर इज़ अ लॉट मोर कंजर्वेटिव। Still. या स्टिल Okay. काम नहीं है वहाँ। आई थिंक वहाँ पर वो एक स्टिग्मा लगा हुआ है लॉलीवुड का शायद। Maybe. Yeah. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता शायद। तो वहाँ पर उस तरह से, यहाँ पर तो आपको गली गली में एक्टर नज़र आ जाएगा, घरों में। Yeah. गली गली का मतलब ये नहीं कि गली से बाहर, घरों में अपने अपने घरों में एक्टर नज़र आ जाएंगे। लाहौर में इस तरह से नहीं है, लाहौर में कम है। तो लाहौर में लोगों ने काफ़ी डिस्करेज किया। लाहौर में लोग कहते थे कि काम, क्योंकि मैं कहता था कि कांटेक्ट नहीं लड़ाना, बस ऐसे ही चले जाएंगे। अम्मी भी कहती थी कि नादिया जमील इज़ माई कज़न, तो अम्मी मुझे कहती थी तब कि नादिया आपा को फ़ोन करो, उनसे बात करो। तो बिकॉज उनकी तब एक जर्नी चल रही थी एक अपनी। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि यार मैं इनको क्या फ़ोन करके दम करूँ। तो नादिया को आपने कब बताया कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, या उन्होंने उनसे ऑन एंड ऑफ रब्ता तो हो जाता था, लेकिन उस तरह से नहीं होता था जिस तरह से अब होता है। अब ख़ास तौर पे अब बहुत होता है। लेकिन ये जब नादिया को इंटरव्यू करने गए तो वहाँ पे नादिया ने आपको कॉल लगाई थी ना, वहाँ पे हमारी बात हुई। तो दैट्स हाउ आई फाउंड आउट कि ओके यू गाइस आर रिलेटेड। जी मैं कॉन्टैक्ट्स नहीं यूज़ करना चाहता, बट ये जब हुआ, जब सरमद का प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, तो मुझे था कि यार कि अपने रियली प्राउड मोमेंट। नो बिकॉज आई ऑडिशनड फॉर इट, आई गेव लाइक आई थिंक 5-6 ऑडिशंस फॉर इट, एंड देन आई मेट सरमद एज वेल। ही काइंड ऑफ आई हैड लाइक एन इंटरव्यू विद हिम प्रोबब्ली, यू कैन से। मतलब उन्होंने ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट वो किसको रखते हैं कैरेक्टर, एंड आई थिंक इसी तरह होना भी चाहिए ताकि आपको भी वैल्यू आए, भाई ये चीज़ मिल रही है, बड़ी एफर्ट से मैंने ली है। और एक प्रोसेस तो वो उसकी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक प्रोसेस था पूरा। मैंने ऑडिशंस दिए, देन सरमद आस्क्ड मी टू वॉच अ फ्यू फिल्म्स एज वेल। तो ये 2-3 चीज़ें की मैंने, एंड देन आई वेंट ऑन सेट। और मुझे जिस दिन मैं सेट पर भी गया, उस दिन भी मुझे टेंशन थी कि मुझे निकाल ना दें। मुझे याद है एक कैमरे की वो एक रिहर्सल कर रहे थे जिस दिन हमारी एक रीडिंग सेशन था। तो मुझे लगा कि ये असल में मेरा ऑडिशन ले रहे हैं कि ये मैं कैमरे के आगे कर सकता हूँ कि नहीं। हालांकि वो ऐसा नहीं था। हाँ, हालांकि वो कैमरे की मूवमेंट वगैरह देख रहे थे। तो मैं अपना बेस्ट, मैंने कहा कि मैं लाइनें याद करूँ कि यार ये ना हो कि कुछ मिस हो जाए। तो मुझे था कि मैंने काम करना ही है, और ये एक अपॉर्चुनिटी जो जानी नहीं चाहिए हाथ से। पहली बार आप मेहनत से एक्टिंग पे सीरियसली उसको ले रहे थे। फुल ऐसा नहीं कि मैंने सोप सीरियसली ली, मैंने उनको भी सीरियसली लिया, क्योंकि काम को आप काम है। और ख़ास तौर पे जब आप, सही बात है, ख़ास तौर पे जब आप नौकरी से आते हो तो आप काम को सीरियसली ही लेते हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने जब गुम किया था तो वो एक डिफरेंट लेवल था ऑफ, बिकॉज़ आई थिंक सरमद का नाम has its own you know value, so you didn't want to mess it up. Yes, and obviously it was also 13 episodes, so it was easier to read and you know to internalize the script. मुझे सबके कैरेक्टर्स पता थे। मुझे ये भी होता था कि मुझे क्यूज पता होते थे दूसरे के, मैं पता होता था कि उसका डायलॉग क्या है। और क्योंकि वो मैं एक जिस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो मैं अपना फ़ोन भी छोड़ देता था बैग के अंदर। तो वहाँ पर कुछ एक्टर्स होते थे तो कहते थे यार तुम्हारा दिमाग सही है, तुम फ़ोन भी नहीं यूज़ करते हो। तो मैं बस जोन में होता था, मैं बस बैठा होता था, गुम बैठा होता था ऐसे करके। So you are that kind of actor जो अपने आप पे रोल को तारी कर लेता है? मैं उस तरह का हूँ नहीं, लेकिन उसमें थे। नहीं, उसमें थोड़ा सा मुझे था कि आई हैव टू बी लिटिल पर्टिकुलर, बट इवन एज अ पर्सन आई थिंक ऑन सेट आई एम थोड़ा सा रिजर्व शुरू में, बट जिनसे दोस्ती होती है फिर उनके साथ मैं बहुत खुल जाता हूँ। ओके। शुरू में आई एम द ऑब्जर्वेंट काइंड, मैं ज़रा गेज कर रहा होता हूँ कि कौन किसके साथ आप कितनी बात कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब बेवकूफ़ ना लगे ना लोगों के आगे। क्योंकि कुछ लोग अनॉय करते हैं, जो मुझे लगता है कि जो ये आपने बहुत फनी बात बोली है। नहीं, मुझे वो अनॉय करते हैं जो कांट रीड द रूम। देयर आर सर्टेन पीपल जिनको समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है कमरे के अंदर, और वो बस बोली जाएंगे या एक चीज़ करी जाएंगे। लोगों की शक्लों से पता चल जाता है कि यार कि वो अनॉय हो रहे हैं या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे आपकी इस बात के अंदर, और फिर भी आप बोली जा रहे हैं। अब जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि जब आप बोर हो रही होंगी। कैसे पता चलेगा? मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, तो किस वक्त में हुई बोर अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अगर इतना टाइम भी नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस देखें। हाँ, अभी इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन जब आप होंगी तो मुझे पता चल जाएगा। और फिर मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, आपको पता है इस मामले में। नहीं, आप जितनी भी अच्छी एक्टर, मुझे समझ आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? समझ आ जाएगी। नहीं, इस काम मामले में मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए अभी देखते हैं, अभी तो रहता है इंटरव्यू, फिर हम देखते हैं कि आप पकड़ेंगे मुझे या नहीं पकड़ेंगे। वैसे आई एक्चुअली डोंट गेट बोर्ड बिकॉज
मुझे मज़ा आता है एंड आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं ना एक्टिंग पैशन के बगैर नहीं हो सकती Yeah. ये काम भी उसके नहीं, बगैर बिल्कुल, नहीं हो हाँ, सकता I अगर आप agree. एंजॉय नहीं कर रहे हैं I उसको agree. और अगर आपको क्यूरोसिटी नहीं हो अपने गेस्ट के बारे में जानने Yeah, I agree. के यू से दैट यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट पर्सन Yeah. यू एडमिटेड कि मैं बहुत हाँ. तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है मैं तो आज तक कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल कर रही हूँ हाउ डू यू बिकम सो श्योर ऑफ योर सेल्फ सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आई थिंक ये एक मेल प्रिविलेज है इस सोसाइटी के अंदर बचपन से वो आपको थोड़ा सा एक मिलता है आई थिंक एज मिलता है जो कि अनफॉर्चुनेट बात है एंड मैं भी अब ऑनेस्टली काम करता हूँ अपने ऊपर कि यार जहाँ जहाँ एक इंटाइटलमेंट है मेरी या जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे एक एडवांटेज है मैं उस पर गौर करता हूँ हमेशा लेकिन इनग्रेंड है ये चीज़ जैसे मैंने शुरू में भी पेट्रियार्की की बात की ये इनग्रेंड है हमारे अंदर ये चीज़ और क्योंकि जो हमारी माँ बाप की जो जनरेशन है ख़ास तौर पे उसके अंदर तो बहुत कॉमन है और जो नानी दादा दादी वाली जनरेशन उसमें तो बहुत कॉमन है जैसे बेटों को ज़्यादा प्यार करना बेटियों से तो मैंने भी अपने घर में ये चीज़ देखी है मैं अपनी नानी के घर में पला बड़ा हूँ बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर मेरी नानी एक बहुत खूबसूरत औरत और एक बहुत कमाल की खातून उनका नाम बिस्मिल्लाह बेगम उनका नाम था तो नाम भी उनका बड़ा यूनिक है तो वो 4 बेटियां और 1 बेटा उनका तो उन्होंने हमेशा जो जिस तरह से बेटे को देखा है शायद बेटियों को नहीं देखा लेकिन बेटियों से भी बहुत प्यार किया उन्होंने यार। बहुत ज़्यादा लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है हाँ लेकिन थोड़ा सा वो फ़र्क आ जाता है लेकिन ये है कि जब आप उस एनवायरनमेंट में होते हो और ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन तक तो ये है आई थिंक हम जो मिलेनियल्स हैं ख़ास तौर पे हमारे अंदर ये ट्रिकल डाउन किया हुआ है इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आप कह लें हमारे अंदर है उसकी वजह से बचपन से मैं नकलें उतारता था बहुत लोगों की तो फैमिली मुझे बिठाकर मैं बीच में बैठा हो जाता था और बाकी कज़न्स और बाकी जो सारे क्योंकि नानी के घर में ख़ास तौर पे जॉइंट सिस्टम होता था तो मुझे बिठा के नकलें उतारते थे ख़ानदान की और लोगों की एक्टर्स की भी बाकी कज़न्स भी देख रहे होते थे कि इसको सारी अटेंशन मिल रही है तो शायद कॉन्फिडेंस आई थिंक वहाँ से आ गया कॉन्फिडेंस तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि और मेरी अम्मी का बहुत हाथ है इसमें बहुत बड़ा हाथ है मैं अगेन बहुत शायद ज़्यादा बात करूँ अपनी माँ के बारे में लेकिन ये है कि जितनी भी करूँ वो कम है Why not? उन्होंने मुझे एक बात जो सिखाई है ज़िंदगी के अंदर उन्होंने कहा कि बेटा अगर रील का हीरो बनना है तो रियल में हीरो बनना पड़ेगा और हीरो हमेशा वो करता है जो दूसरे नहीं कर रहे होते तो उन्होंने मुझे ये बात की और उन्होंने मुझे आज़ाद छोड़ दिया मेरी अम्मी ने कभी आज तक मेरे से ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ गया हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ मैंने क्या किया है एंड आई हैव बीन टू द मोस्ट शेडिएस्ट ऑफ प्लेसेस ऑनेस्टली आई एम वेरी ओपन अबाउट इट वेरी ट्रांसपेरेंट लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि मेरी अम्मी एक और बात सलामत वापस आया हूँ और अम्मी हमेशा जब मैं इस फील्ड में भी आ रहा था तो बहुत लोग कहते थे कि बड़ी गंदी फील्ड है बच्चा गंदा हो जाएगा तो मेरी अम्मी कहती थी ये मेरा वो बच्चा है जो गंद को साफ़ कर देगा खुद गंदा नहीं होगा वाह माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस था तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था तो इसलिए अगर मैं किसी पार्टी पे भी जा रहा हूँ या कहीं किसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ तो मेरी अम्मी को पता था मैं बता कर जाता था बता के जाता था तो तो इसलिए कभी कुछ उस तरह से गलत करने की वो अर्ज जिसे कहते हैं वो नहीं हुई कभी तो कॉन्फिडेंस वो माँ ने इतना दिया हुआ था ज़िंदगी के अंदर कि कभी एक्सपेरिमेंट करने में भी कभी कुछ इधर उधर ऐसा वैसा कुछ नहीं और इतनी अटेंशन मिलती थी फॉर इंस्टेंस आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ पार्टीज इन माय लाइफ और मैं हमेशा मुझसे लोग पूछते थे कि जी कि तुम ये लोगों को लगता था मुझे देख कर कि मैं बहुत कोई शराबी किस्म का इंसान हूँगा तो आप तो पोकर फेस के साथ जाते थे अब शराबी कैसे लगते पता नहीं उनको लगता था शायद पता नहीं तो जब उनको पता चलता था कि मैं नहीं पीता तो बड़े हैरान होते थे तो अटेंशन और मिल जाती थी तो अम्मी ने हमेशा इन जगहों पे इनकरेज किया कि जाओ एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड ऑलवेज अच्छा बताएं कॉलेज में क्या सिचुएशन थी
कॉलेज कैसा था? क्रश की क्या सिचुएशन थी आपके भी और जो आपके ऊपर होते थे उन पे भी? जो मेरे ऊपर होते थे तो मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पता चल जाता होगा। आप लोगों को ये बता सकते हैं कि कौन बोर हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको ये नहीं पता चला होगा कि किसका आप पे क्रश है? पता है बहुत टाइम हो गया कॉलेज को। सीरियस हो गए फिरोज। आई वाज थिंकिंग हम थोड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन सेट के कुछ हल्की नहीं हल्की कर रहे हैं ना बात। कॉलेज में मुझे मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। मैंने फुटबॉल बहुत खेली कॉलेज में, जिस चीज़ का मज़ा आया। पढ़ाई तो मैंने इतनी नहीं की। मेरी एक टीम होती थी कॉलेज में, तो हम आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू, हमारी लीग होती थी लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मेरी टीम थी, उसका नाम था बूम बूम पेंडे। ओह गॉड, किसने नाम रखा था ये? एक और दोस्त था, उसका पहले नाम था पेंडे 11, वो एक और दोस्त ने रखा था। फिर हम उस ज़माने में आई रिमेंबर बूम बूम अफरीदी एक तो, और वो बूम बूम की शर्ट्स होती थी जो पाकिस्तान टीम की थी। तो हमारी किट वो होती थी पाकिस्तान टीम की शर्ट बूम बूम वाली। तो फिर हमने बूम बूम पेंडे रख दिया नाम टीम का। तो कोई लोग थे जो चीयर कर रहे हो? हाँ मेरी हमारी दोस्तें बहुत होती थी और वो हर मैच पे बैठी होती थी साथ। अब वो ये चीख रही होती थी, ये ऊंची आवाज में आ रहा होता था, मतलब भाई उनके भी गट्स हैं। दे वर योर ट्रू फ्रेंड्स बाय द वे। तो 4 साल हमने वो टीम चलाई और बड़ा मजा आया हमें। तो कभी किसी क्रश को जाके एडमिट कर लिया कि मुझे आप पसंद है या कुछ ऐसा कभी? नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं किया? ये तो नहीं कर सकता। मेरा कॉन्फिडेंस शायद वहां पे भी आ रहा हो। तब असल में आई वाज टू ईगोइस्टिक प्रोबेबली, बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान था। अभी मैं बहुत हम्बल हो गया हूँ। हाँ ये मैं मानता हूँ, मैं बहुत हम्बल हो गया हूँ। मैं अपने इंट्रो में से वो डाउन टू अर्थ वाली लाइन निकलवा दूंगी। लोग बोलेंगे, कॉलेज वाले बोलेंगे किसको जानती है? देखिए अभी आप मुझे अभी जानिए ना, जाना है ना आपने। ठीक है, do you want me to keep it in the intro? नहीं अभी मैं डाउन टू अर्थ हो गया कुछ। ओके, आई वुड लाइक टू बिलीव कि हो गया हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अभी भी मेरी शक्ल अनअप्रोचेबल लगता हूँ मैं थोड़ा सा। तो उस वक्त आप समझते थे मैं बहुत कूल हूँ? मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड और इतना इगोइस्टिक इंसान था उस जमाने में, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने आपको पता नहीं को बहुत ही तोप चीज़ समझता था, और इसलिए लड़कियों को भी इस तरह से कभी लिफ्ट कराई। मतलब पसंद तो आ गई एक लड़की मुझे पसंद थी ऑब्वियसली, और काफ़ी देर पसंद रही। लेकिन उसके साथ भी एक वो पुश एंड पुल चलता था ईगो का। और मैं बहुत अब मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ही बुरा इंसान था ऑनेस्टली। और उसकी बढ़ाई थी, उसकी अच्छाई थी उसकी, शी पुट अप विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वाजंट अ वेरी गुड पर्सन बैक देन, आई नो। और होता प्रॉब्लम, आपको बताऊँ प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन जब आपको मिल रही होती है ना, वो बहुत तंग करती है इंसान को। जब आपके कान में लोग आपको बता रहे होते हैं ना कि यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, भाई क्या मेरे अंदर ऐसी अच्छाई है? अब अगर अच्छाई ये है कि जी आप चीट नहीं करते हो, या आप क्या कहते हैं वो शराब नहीं पीते हो, तो ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं। और ये आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस ये वही बात है कि इंसान कहे कि यार ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये 5 वक्त नमाज पढ़ता है, फ़र्ज़ है यार, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे। ये दस्तक पर भी अप्लाई होती है। और इसलिए मुझे सैफ का कैरेक्टर बड़ा रियल लगता है कि जब वो छोटी छोटी चीज़ें भी कर रहा है ना, तो वो फैमिली पूरी कह रही है कि देखो ये कर तो रहा है, और कॉन्वर्सेशन में भी आ रहा है कि देखो वो कर रहा है, कोशिश कर, वो बेर मिनिमम भी नहीं कर रहा किरण के लिए, वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने कुछ नहीं किया किरण के लिए। लेकिन क्योंकि वो बस वही बात है कि अब नमाज पढ़ रहा है तो भाई क्या बड़ा अच्छा इंसान होगा, भाई नमाज फ़र्ज़ है। उसी तरह वो उसका फ़र्ज़ है, उसको वो एक डिसेंट, मतलब एक नॉर्मल इंसान इसी तरह करेगा यार। अगर वो अच्छा इंसान होता तो वो कुछ और ज़्यादा बढ़कर कुछ करता उसके लिए। और वो चीज़ आई थिंक, आई होप सो कि वो नज़र आ रही हो कि मैंने और सुहाई ने आई थिंक उसको प्ले भी इस तरह से की है कि वो नज़र आए। नहीं इट्स ऑब्वियस। इवन जब वो गिफ्ट देता है तो मैं यही बात कह रही थी कि वो ये नहीं कहता कि मुझे तुमसे प्यार है, वो तब भी कहता है कि तुम दोस्तों में बैठोगी तो तुम बता सको ना कि तुम्हारे वो दिया। तो उसके सारे एक्शंस भी उन्हीं चीज़ों के गिर्द हैं कि हाँ मेरी बात रह जाए या वो रह जाए, या वो वेरी बेसिक जितना कर सकता है कि हाँ ये करना है तो बस मैं कर रहा हूँ। इट्स नॉट कि वो दिल से कर रहा है, यू नो। तो उसको खाने पे ले जाना है तो चलो हम खाने पे ले जाएं, नॉट तो मैं आपको ये कह रहा था कि एक्सटर्नल वैलिडेशन जब आ रही होती है ना कान में आपके, तो वो आपकी ईगो इन्फ्लेट कर देती है। और इसलिए हमेशा वो दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में जो आपको सच बताएं कि हकीकत क्या है, आपकी खामियां आपको पिन पॉइंट करके बता सकें। कि फॉर इंस्टेंस अगर आप एक रिलेशनशिप के अंदर हैं और आप चीट नहीं कर रहे हैं या आप कुछ इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि और लोग कर रहे हैं, और लोग चीट कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, तो आप ये तो बेसिक चीज़ है यार। और ये पैरेलल क्यों आप ड्रॉ कर रहे हो? आपको नहीं करना चाहिए। आप बहुत ही बेसिक एक चीज़, एक रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल कर रहे हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट क्योंकि अब बेसिक लेवल पर भी क्योंकि लोग पूरा नहीं उतर पा रहे होते,
तो इसलिए आपको फिर कानों में लोग बता रहे थे नहीं तुम बड़े अच्छे इंसान हो, तो आपको लगता है कि मैं बहुत ही बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ। तो आपको भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी? मुझे ऐसी बातें सारी ज़िंदगी सुनने को मिली हैं और उसने मेरा बहुत तो देन व्हाट हैपेंड दैट ये आपका व्यू चेंज हुआ कि नहीं जो ये मैं कर रहा हूँ ये तो वेयर बेसिक है? आई थिंक ओवर टाइम एवोल्यूशन होती है इंसान की, एक्सपीरियंसेस आते हैं ऐसे। डेथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ हैज़ रियली चेंज्ड मी बिकॉज I think I lost my nanny in 2014. I was very close to her. Then a friend of mine passed away in 2016. Again, a very dear friend of mine. And then एक मेरी cousin, very very close to me, she died in 2021. Very young. She was 32, 33. She died of breast cancer. The following year, her mother passed away, my popo, and then my mom passed away last year. तो ओवर टाइम आई फील कि सबसे ज़्यादा जिससे मुझे हिलाया है अंदर से वो डेथ है, और वो आपको एक रियलिटी है और वही अल्टीमेट रियलिटी है। तो उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं कुछ अपने आप को इतना ना समझो, क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरे दोस्त की डेथ हुई थी, मैं जिम खाना में था, मैं जिम कर रहा था और मैं डंबल्स मैंने उठाए भी, तो मैंने एकदम से सोचा, मैंने कहा कि मैं क्या बॉडी बना रहा हूँ यार, अगर मैं ये बाहर आके किसी ट्रक के नीचे आके मर गया अभी तो क्या डंबल उठा के क्या फ़ायदा। तो वो भी एक बड़ी बुरी स्टेट है, उस स्टेट में भी नहीं जाना चाहिए आपको। हाँ, वो जब आपको ये चीज़ हिट करना शुरू हो बहुत बुरी स्टेट है वो, और आप उससे निकल ना पाए तो। एग्जैक्टली लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपको हम्बल ज़रूर करती हैं, एंड देन लाइफ हैज़ आल्सो हम्बल्ड मी, बिकॉज शोबिज़ के अंदर भी जब आपको रिजेक्शन फेस कर रहे होते हो, क्योंकि जब मैं आया था मुझे था कि यार मैं अंग्रेज़ी बोलनी आती है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, दिखता भी ठीक ही हूँ, तो काम मिल जाएगा आराम से, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, मुश्किल हुआ, ऐसा नहीं हुआ, किसी ने काम नहीं दिया उस तरह से। और सरमद के साथ भी जो काम किया वो भी ऑडिशन दिए, एक प्रोसेस के थ्रू था, एंड देन इवन दस्तक वो आई थिंक मैं दुआ करता था कि गुम के थ्रू, क्योंकि मुझे ये पता था कि गुम हर बंदा नहीं देखेगा, इट इज़ इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बट मुझे ये था कि द राइट पीपल वॉच इट, एंड देन आई गेट दैट मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटी वहाँ से खुल जाए, तो वो दस्तक के थ्रू खुल गई। लेकिन जर्नी लंबा है, और उसमें मज़ा भी है ऑनेस्टली। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आई एम इन माई 30s नाउ। बहुत से एक्टर्स हैं दे वेल एस्टैब्लिश्ड इन देयर 20s, बट उनकी जर्नी और है। और जैसे मैंने कहा कि मैं जिस जर्नी पे हूँ, आई नो आइदर आई विल बी द बेस्ट और आई विल जस्ट फेड अवे, एग्जिट, हाँ, हैप्पीली, नॉट एन इशू, बट ऑब्वियसली जितनी देर हूँ उतनी देर कोशिश ज़रूर करूँगा। बिल्कुल। और वो जैसे मैंने कहा, माँ का एसेंस मेरे साथ है और अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं, माँ का नाम लेके निकलते हैं, और बस यही है। तो ये पोकर फेस आपके बारे में बहुत मशहूर है, आप खुद भी कह रहे हैं जी। तो इस पोकर फेस के साथ कभी इज़हार मोहब्बत किया? मैं सिर्फ फॉर फन मुझे हो रहा था क्या फ़ायदे क्या नुकसानात होते हैं, हाउ डज इट गो? इज़हार मोहब्बत उस वक्त भी पोकर फेस रहता है या चेंज हो जाता है? मेरा क्रॉस 20-30 तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इज़हार मोहब्बत किया। इज़हार मोहब्बत वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत ईगोइस्टिक इंसान था। जब ईगो कम हुई तो फिर कुछ। आई हैव बीन सिंगल फॉर द पास्ट 7 years। ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। क्यों इतनी सैड कहानी क्यों है? बस आई थिंक वो एक जर्नी पे मुझे चलना था, एक रियलाइज़ करनी थी कुछ चीज़ें अपने बारे में, और कुछ चीज़ें अपनी करेक्ट करनी थी, जो कि आई थिंक अब मैं उस पॉइंट पर आ गया हूँ, कुछ जहाँ पर मुझे लगता है कि अब बहुत बेहतरी आ गई है, अब दिल का दरवाज़ा खुल सकता है, दिल का दरवाज़ा खुल सकता है। और तो ये आपने खुद बंद करके रखा हुआ था या वो खुल ही नहीं रहा था? मतलब खुल भी नहीं रहा था, और खुद भी आई थिंक आई वाज जस्ट लिविंग लाइफ इन अ बबल विद इन माई सेल्फ, But doesn't it get and I was very close to my mom, जैसे मैंने कहा 7 साल, और मैं इसलिए रिग्रेट भी नहीं करता, because 7 years I had a great relationship with my mom, beautiful relationship, even when I was in I used to be in Karachi or Islamabad, कभी जो काम भी किया, शूट किया, तो I used to call every night, I would talk to her, और उनसे ही बात होती थी, हर चीज़ उनसे ही डिस्कस करना, और बीच में जो 2 साल मैंने काम ही नहीं किया कोविड के टाइम में, and I was home, I think that was the biggest blessing of my life, because I got to spend so much time with my mom. अगर मैं काम कर रहा होता, even the last day, the day she left, अगर मैं शूट पे होता है, कुछ कहीं बाहर होता, तो वो अब मैं सोच भी नहीं सकता कि वो क्या फीलिंग होती मुझे। ज़िंदगी भर रिग्रेट करते, ज़िंदगी भर वो रिग्रेट होता मुझे कि मैं
मैं क्या कर रहा था। हालांकि बीच में आई थिंक 1-2 ऑफर्स आई थी मुझे और मैं कंसिडर भी कर रहा था, बट अम्मी बीमार थी। तो लास्ट डे व्हेन शी लेफ्ट आई वाज द ओनली वन जो मैं अकेला था उनके साथ हॉस्पिटल में। आई वाज द ओनली वन देयर एंड मैं उनके पैर को मैंने पकड़ा हुआ था एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन उस मोमेंट में। Yeah, of course. I was the happiest person and एक और चीज़ जो मैंने मुझे एहसास हुआ जिसकी वजह से जो आप कहती हैं ना सब्र आ गया, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें असल में, तो वो बार बार पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। अम्मी के जाने से 12 घंटे पहले तक मैं इतनी मुझे इतनी एंग्जाइटी थी कि कुछ भी मैं कर लूँ ना, डॉक्टर कह रहा है कि फ़लाना टीका लगा लेते हैं, ये आई थिंक अम्मी क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ 1 दिन थी और जब वो आई हॉस्पिटल तो 6-8 घंटे का ही वो टाइम पीरियड है। तो उन 6-8 घंटों में आई फेल्ट कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा कि मेरी माँ ठीक हो जाए। और मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही थी और मैं बहुत तकलीफ़ में था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास ये 2 ऑप्शन हैं, 2 चॉइसेस हैं, या तो माँ उस तरफ चली जाए या इधर रुक जाए। और मैं कह रहा हूँ कि टीके लगा लें, ये कर लें, मैं नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ, मैं सजदे कर रहा हूँ, मैंने कहा हर चीज़, मैंने कहा कि कुछ ना कुछ हो जाए कि ये आ जाए वापस। और आप यकीन करें कि जिस मिनट जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी अम्मी की डेथ हो गई है, ये जब लफ्ज़ उसने बोला मुझे, तो मेरे दिल में एक सुकून था उस मोमेंट में। और मैं कहा शुक्र अल्लाह का करम है, एहसान है अल्लाह का, क्योंकि मुझे एहसास हुआ उस मोमेंट में कि हमें एंग्जाइटी होती है चॉइसेस की वजह से ज़िंदगी में। अगर आपके पास चॉइस, अब मेरी अम्मी चली गई है, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, बस एक्सेप्टेंस है और कुछ भी नहीं है। तो ये आपको डेली लाइफ में भी तकलीफ़ देती हैं चीज़ें। आप जब खाना, अगर मैं और आप खाने पर जाएंगे, आपको अगर चाइनीज़ खाना है, मुझे पाकिस्तानी खाना है, आप पूछेंगे क्या खाना है, अब आपके दिल में चाइनीज़ में अगर तो देख लो, तुम बता दो, तो वो भी एक बिकॉज एक चॉइस का मामला है। तो वो भी आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी देगा। तो जहाँ पर भी तो प्रिविलेज जो है लाइफ के अंदर, वो एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर भी आता है। और चॉइसेस जो हैं, अगर आप उनको जितना, जो नॉइज़ है और चॉइसेस, इनको आप जितना कट कर सकते हैं ज़िंदगी में, आप एक इंसान है जिसके पास नौकरी नहीं है, उसको जो नौकरी मिलेगी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके ले लेगा। एक इंसान एक बहुत अच्छी नौकरी पे बैठा होगा, उसको एक अच्छी ऑफ़र आएगी, अब वो सोचेगा कि यार मैं यहाँ पर रहूँ या यहाँ जाऊँ, क्योंकि वो एक एक प्रिविलेज पोजीशन में बैठा हुआ है। तो वो उसके पास वो चॉइस है। तो कभी कभार हम कहते हैं कि देखो शुक्र करो अल्लाह का कि यार तुम्हारे पास इतनी चॉइसेस हैं। हाँ, शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, लेकिन आपको ये एहसास भी होना चाहिए कि ये चॉइसेस जो हैं ये अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आ रही हैं। तो प्रिविलेज जो है, और बहुत सी जगहों पे मैं ये भी कहता हूँ कि टू हैव अ प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो अ प्रिविलेज। अगर आप फॉर इंस्टेंस आपकी ज़िंदगी में आपका कोई फाइनेंशियल नुकसान हो गया, तो आपका जो पूरा जो आपकी एग्जिस्टेंस है उस मोमेंट में, वो उस थॉट पर ही है कि मेरा ये नुकसान हो गया, मैं ये मुसीबत में आ गई। लेकिन अगर अगले दिन खुदा न खास्ता आपको बहुत बड़ी बीमारी निकल आती है, तो आपका ध्यान उस प्रॉब्लम से, कि ये जो फाइनेंशियल हिट हुई थी मुझे लगी, उससे हट के आपकी यहाँ आ जाएगी। तो आप कहने एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को कम कर देती है कभी कभी। वो होता ये कि जब आप ग्रेटफुल नहीं होते, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उससे बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल सामने है, दूसरे चौक पे खड़ी है, या यहाँ चौरंगी कहते हैं ना आप लोग, मेरा ख्याल है। तो दूसरे चौक पे खड़ी है दूसरी प्रॉब्लम। और अगर आप अनग्रेटफुल हैं और आप कह रहे हैं कि ये मेरे साथ ये क्या हो गया, तो वो यहाँ आ जाएगी। उस चौक से यहाँ आने में कोई टाइम नहीं। आप तो डरा रहे हैं भाई, आप तो डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ग्रेटफुल हो जाए बस जिंदगी में, कि जो प्रॉब्लम आई है उस पर शुक्र करो ना। हाँ, शुक्र करो। बट आपकी एक चीज़ मैं बहुत रिलेट की थी, आपने कहा था कि अगर मेरी किस्मत में कोई चीज़ नहीं है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, तो अल्लाह खुद ही मेरे दिल से उसका ख्याल हटा देगा और सुकून दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल है। तवक्कुल होना चाहिए। या आई थिंक द सेम थिंग कि आई डू अ लॉट ऑफ इस्तिखारा। सो जब अगर वो ऑप्शन मेरे
लिए अच्छा नहीं है तो जी। उस ऑप्शन से मेरा दिल ही हटा देता ऐसे है ही ना। तो जो ऑप्शन अच्छा है मैं बड़े सुकून के साथ उसकी तरफ जाती हूँ। तो मैं और यही लॉजिक है मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने करियर के ऊपर भी कि जो मैं अभी यहाँ पर हूँ और मुझे पता है इंशाल्लाह मैं यहाँ कुछ अरसा रहूँगा, अल्लाह सेहत दे ज़िंदगी दे। मैं अगर दिल रहा इसमें तो कॉन्फिडेंस, जैसे आपने कहा ना, कॉन्फिडेंस बहुत है मेरे अंदर, तो आई विल बी द बेस्ट, आई नो इट, इन माई हार्ट आई नो इट कि ये होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा दिल मुड़ खुद चुका ही होगा मुड़ जाएगा। और लेकिन आई विल लीव विद माई हेड हेल्ड हाई एंड विद नो यू नो रिग्रेट्स नहीं होंगी कोई। लेकिन ज़िंदगी में कुछ हुआ दैट इट डॉन्ड ऑन यू, या आपको हिट की बात कि ओ ऐसा है और अल्लाह मेरे साथ ऐसा करता है, ये कुछ हुआ जिसने आपको रियलाइज़ कराया? जैसे मैंने भी बताया, यही जो भी इतनी वाली फेस की चीज़ें इस तरह की, उनसे ही हुआ है बस। और मैं बहुत अल्लाह का करम है, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड फैमिली बैकग्राउंड है, माँ बाप का तो ताल्लुक दीन का बहुत उसमें हिस्सा है। किसका? दीन का बहुत हाथ है उसमें। दीन का हाथ आई थिंक रिसेंट ईयर्स में ज़्यादा डेवलप हुआ है। दैट्स ऑन योर ओन। मेरा ख्याल है क्योंकि मैं थोड़ा सा रिबेलियस भी था बचपन में, तो वो भी मैं शुक्र करता हूँ, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने माँ बाप का, कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया मुझे कि तुमने ये करना है या दीन की तरफ, या नमाज़ें पढ़ो, या ये सब चीज़ें आपको खुद ही आती हैं। और अगर आप ज़बरदस्ती कराओ तो उसका मज़ा भी नहीं, और वो बच्चा करेगा भी नहीं कभी भी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती आप वैसे भी नहीं कर सकते। आप समझा सकते हो, एक तरीका होता है समझाने का, और बस समझा के निकल जाओ, ओके। उससे आगे नहीं जा सकते। सो व्हाट डू यू नोटिस इन अ गर्ल व्हेन यू मीट हर द फर्स्ट टाइम? हर एक्सप्रेशन, जो चेहरे पे एक्सप्रेशन है उसका, सबसे पहली चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि मुस्कुरा रही है, गुस्से में, कैसी है? बस एक एक्सप्रेशन, एक डड एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, बस वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको, बस वो मुझे पता है कि वो क्या है वो लोगों को नहीं पता चल सकता, पर वो एक एक्सप्रेशन होता है। क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं अगर कभी सेटल डाउन हो या किसी इंसान को सोचे ज़िंदगी में अपना लाइफ पार्टनर बनाने में, तो क्या? सबसे पहली चीज़ है कि उसको बिल्कुल मेरी माँ जैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे क्या पता आपकी अम्मी कैसी थी? होना नहीं चाहिए मुझे, मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये लड़की बिल्कुल, इसकी जो ट्रेट्स हैं वो मेरी माँ जैसी नहीं है। ओके, आई एम कंफ्यूज, इसमें क्या मतलब लॉजिक है? लॉजिक तो कहते हैं हमारी नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक ये है कि क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है अब, तो अगर वो उस तरह की होंगी वो खातून, तो मैं कांस्टेंट एक कंपैरिजन में चलती रहेगी बात। ओके, तो वो वैसी नहीं होनी चाहिए, बस मुझे ये पता है। बाकी बेसिक तो यार, मैं एक हुस्न परस्त इंसान हूँ, मैं डिनाई नहीं करता, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ और मैं बहुत सच्चा और ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं हुस्न परस्त इंसान हूँ। पहली चीज़ आपने जो कहा ना कि वो कहते हैं जी सीरत देखनी चाहिए, सीरत कैसे नज़र आती है यार? सूरत नज़र आ रही है, सीरत अब आप मुझे 50 दफ़ा भी मिल लें, सीरत कहीं ना कहीं मैं शायद, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ ना, मैं एक्टर हूँ, छुपा भी सकता हूँ। And obviously शुरू में I'll be at my best behavior as well with you. Exactly, do you understand? तो वो आप उसको आप मास्क कर सकते हैं, सूरत को मास्क नहीं कर सकते। मैं अगेन बहुत बुरी बात करने लगा हूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ कोई ऐसी बात, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिजिकल अपीयरेंस का ना बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे मेरी प्रॉब्लम है, अगर एक इंसान मोटा है और वो मेरे सामने ज़्यादा खाना खा रहा है ज़्यादा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं कंपेयर टू एक बंदा जो फिट इंसान है, क्योंकि मुझे उसकी अपीयरेंस देख के होगा कि इसको नहीं खाना चाहिए। या ट्रू। तो फिजिकल एक इम्पैक्ट होता है, विजुअल का बहुत इम्पैक्ट है। होता है, हाँ। हम विजुअल मीडियम में काम कर रहे हैं, विजुअल का बहुत इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा। तो कास्टिंग भी देखिए इसी उस पे होती है। आई थिंक वो ऐसी सिचुएशंस में कहेंगे जहाँ लोग एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं, तो दैट पॉइंट इन टाइम दे माइट बी सेइंग दैट। हाँ ठीक है, अदरवाइज तो सीरत आप सही कह रहे हैं, कैसे किसी की पता चलेगी? हर इंसान को वो इंसान अट्रैक्टिव लगता है फिजिकली। देखिए उसमें भी सब्जेक्टिविटी है कि कौन किसको प्यारा लगता है। बिल्कुल, ये आपके अपना स्टैंडर्ड हो सकता है ब्यूटी का, हर किसी का। लेकिन जो जिसके साथ भी है वो उसको प्यारा लगता है, और उसके अंदर कोई फिजिकली कोई अट्रैक्टिव चीज़ थी जिसने उसको ड्रॉ किया उसकी तरफ। ये नहीं कि एक बहुत आपको बदशक्ल लग रहा है इंसान, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं इसकी सीरत ढूंढता हूँ कि इसकी सीरत कैसी है, और अगर अच्छी होगी तो मैं इतना भी मतलब नहीं ऐसा को होता नहीं है ना। और जो लोग बोलते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ बस
बदतमीजी नहीं मैं करता, लेकिन बस कहता हूँ चुप कर रहा है। नहीं वो ये मतलब नहीं था उनका, मतलब ये होगा कि कुछ लोग एक दूसरे को अगर पहले से जानते हैं या कुछ, तो फिर जो पहले से भी जानते हैं, जो पहले से भी जानते हैं, जब उन्होंने जानना शुरू किया है उस इंसान या कजन्स हो, मे बी इस सिचुएशन में बात उसमें भी अगर आप किसी से ज़्यादा बात कर रहे हो तो देयर इज़ ए फिजिकल अट्रैक्शन, आई फील इंसान के अंदर एक लेवल ऑफ ये है। सो यू आर सेइंग फिजिकल अट्रैक्शन होना मस्ट है? आई थिंक एक सर्टेन लेवल तक तो है। कंप्लीटली एग्री, सर्टेन लेवल तक तो आप दोस्तियां भी जब करते हो, क्योंकि दोस्ती भी अगर किसी से हो रही है तो आप पहली बार किसी से बात करने जा रहे हो तो आप उसका चेहरा देख रहे हो, कुछ तो देख रहे हो ना, कुछ तो देख रहे हो जो आपको ड्रॉ कर रहा है उसकी तरफ। है दोस्ती आई फील इज नॉट रियली सब्जेक्ट टू लुक्स इतना। हाँ, इतना नहीं है, इतना नहीं है, लाइफ पार्टनर, मोहब्बत, क्रश, ये चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर इंटरनली हर इंसान के अंदर है, ह्यूमन नेचर का पार्ट है। मुझे लगता है ये मुझे लगता है फिजिकल अट्रैक्शन होनी चाहिए और होती है। अब यस, ये हर किसी की अपनी डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी हो सकता है। आपको अगर कोई इंसान प्यारा लग रहा है, मैं कहूँगा कि राबिया आपको क्या हो गया ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी हमारी मेरी चॉइस मत क्वेश्चन कीजिएगा तो ये हो सकता है ना, तो मैं आपको कहूँगा यार। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि हाँ फिजिकल अट्रैक्शन थोड़ी बहुत जी होनी चाहिए, बट आप ऑनेस्ट हैं, आप एडमिट कर रहे हैं। मैं तो मुझे ये टेंशन हो रही थी आते वक्त कि यार मैं क्योंकि इतना ऑनेस्ट हूँ और इतना ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं किसी के वक्त सामने कुछ भी बोल देता हूँ। मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका नहीं, आप पूछ भी लेंगे तो मैं बता दूंगा। मैंने कोई सवाल ऐसा पूछा नहीं है जिसका, लेकिन ये है, ये हकीकत है। डू यू थिंक लव हैज बिकम सुपरफिशियल आजकल, और डू यू फील कि वो हमेशा से लव इतना डीप कभी होता नहीं था? कहानियों ने आप कौन से लव की बात कर रही हैं? रोमांटिक? आप कौन से लव की बात कर रहे हैं? लव तो किसी चीज, लव जो है वो, नहीं मैं रोमांस की बात कर रही हूँ। आप देखिए मैं रोमांस से मतलब पिछले 7 साल में मतलब एक 50 मिनट हो गए हम दूसरी बातें कर रहे हैं, अब मुझे नहीं बात करनी और किसी भी के साथ। आप एक ऐसे पेंटिंग्स के लव, ना मुझे ड्रामे के लव की बात करनी है। आप एक इंसान जो 7 साल से सिंगल है, उससे पहले आप उससे पूछ रही हैं कि लव के बारे में आप बताइए। उसकी तो ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन होगी, because that person must be thinking। देखिए ये हकीकत इसलिए because we live in एक कैपिटलिस्ट दुनिया है। आप अच्छे जवाब देते हैं इसलिए मैं इनका अच्छा जवाब मैं आपको मैं पढ़े लिखे एंगल से आपको बता देता हूँ। कैपिटलिस्ट दुनिया है, ठीक है। मटेरियल बहुत सीरियस मत कीजिएगा। मटेरियल की बहुत वैल्यू बढ़ गई हुई है अब। तो उस लिहाज से अगर आप सोचें तो यस, लव जो है वो हैज टेकन अ बैक सीट। लोग प्रैक्टिकलिटी में वो देखते हैं कि यार मटेरियल अपीयरेंस में, करियर में, हर चीज़ में या वो चीज़ें ये सामने आती हैं और वो ये चीज़ें आई थिंक प्रेफरेंस ले जाती हैं ओवर लव का। क्या है लव तो। व्हाट्स योर लव लैंग्वेज लाइक, इफ यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस योर लव लैंग्वेज? आप बड़े मजे के सवाल कर रही हैं और मजे की बात, और उस इंसान से पूछ रही जो बिल्कुल इस लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं क्या ना ख्वाहिशात खत्म। मेरी लव लैंग्वेज है या इज अ टू इज अ बॉयज इज द प्ले वेल। वो समझे जो आजकल हमारे कैप्टन साहब अंग्रेजी बोल रहे हैं ना। साथ पहले भी तो कुछ होती होगी ना लव लैंग्वेज। वो बेचारी लड़की जो थी वो, खैर अब आती है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे मैं बहुत फर्क इंसान था। अच्छा, इस टाइम पे उस टाइम पे मैं पता क्या था, उस टाइम पे मैं था जो तेरे नाम वाला था ना, जोन, सलमान खान का जोन, उस टाइप का थोड़ा सा। गॉड, हाँ थोड़ा सा इतना एक्सट्रीम। उस एक्सट्रीम नहीं उतना, लेकिन एक टॉक्सिक लेवल जो आप कह सकती हैं कि वो उसके अंदर। नॉट कबीर सिंह वाला टॉक्सिक देन? नहीं उतना नहीं, लेकिन मैं प्रोटेक्टिव इंसान हूँ। अगर मैं जैसे इन जनरल आई थिंक अगर मेरे साथ ख़वातीन होंगी तो मैं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव जोन में चला जाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा यार कि कोई तो फिर आप देखा क्यों मैं साथ खड़ा तो मेरे साथ ख़वातीन को देखा क्यों? नहीं अब तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ पहले उस वक्त में, क्योंकि आप आई थिंक छोटे भी होते हो, तो जो उस टाइम पे मैं फील करता था, हाँ वो कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था। अच्छा ओके कुछ ऐसा ही था। मैं ज़्यादा उसको नहीं कहना चाहता, लेकिन I'm not going there, I'm staying in present। और लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। आज आप सोचें तो how would you like to express love for somebody that you maybe have become interested in, you know? तो आपकी क्या होगी लव लैंग्वेज? देखिए वो कुकिंग टुगेदर, बाइंग हर फ्लावर्स। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच में बताऊं, हाँ। वो डिपेंड नहीं करता मेरे ऊपर। फिर किस पे डिपेंड करता है? उस इंसान पे डिपेंड करता है, वो उस लड़की पे डिपेंड करता है कि वो उसकी क्या सोच है और उसकी क्या, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पहले 6-8 साल पहले जब कॉलेज के दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे इंसान के बारे में इतना सोचता ही नहीं था।
मैं ये सोचता था कि यार दिस इज़ व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, ये मैं हूँ, मैं ये लाता हूँ, एंड यू नो यू शुड बी हैप्पी कि आई एम सच अ गुड पर्सन। बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा ना, नॉइज़ भी आती थी आपको, लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल रही है कि तुम तो बड़े लॉयल इंसान हो, प्रोटेक्टिव इंसान हो। वो मैं एज अ पर्सन वैसा ही हूँ, तो मैं उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहा ऐसा जो उसको चाहिए। वो जो मांग रही थी वो मैं नहीं दे रहा था। ठीक है, लेकिन अब आप करेंगे। तो अब मुझे जो अगला इंसान है उसको पहले समझना है कि उसकी क्या नीड्स हैं। सी इतना मुश्किल जवाब जो उसकी क्या नीड्स थोड़ी हैं, था। और जो वो और वहाँ फिर आई थिंक एक मिडिल ग्राउंड भी होगा। अब ये भी नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल ही बिछ जाऊँगा, या आई डोंट नो, मे बी ये भी हो सकता है, इवेंचुअली हो सकता है, लेकिन मैं आई विल ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन फर्स्ट, बजाय इसके कि मैं अपना ही मंजन लेकर आ जाऊँ और मैं कहूँगा ये मैं हूँ। तो वो सदी आपने अच्छा जवाब दिया ना फिर। नहीं, मैं अच्छे जवाब दे लेता हूँ तो फिर लेकिन मैंने मुझे सिर्फ ये था कि आप लव के अराउंड जो कि आपको पता चल गया कि इतने साल से ये सिंगल है ना, तो अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके। नहीं, आई एंजॉयड माय टाइम, आई हैड अ ग्रेट टाइम बीइंग सिंगल एंड स्टिल आई नो पीपल एनवी मी, मेरे दोस्त खास तौर पे, यू नो मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड जिंदगी में, मोस्ट ऑफ देम हैव, यू नो उनकी शादियां हो गई हैं, तो वो सारे अब क्या कहते हैं, आई नो अंदर से उनको होता है कि यार ये रह गया है, हम सब जरूरी नहीं है। नहीं मुझे पता है सबकी, मैं बॉयज के साथ बैठता भी हूँ ना, ओके, तो मुझे पता है। तो सारे और मुझे टेंशन है उन सबकी जो बीवियां हैं वो कहेंगे कि वो एक्सपोजर है, वो सबकी बीवियां बहुत अच्छी हैं और मुझे सबसे बहुत प्यार है। ओके, हाँ, मैं बता दूं कैमरे में देखे, क्योंकि वो भी देखेंगी इंटरव्यू। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया हुआ है एंड देन एंटरटेनमेंट में भी, डू यू फील हमारी ये जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ मोर देन अदर इंडस्ट्रीज? यस इट डज, बिकॉज यू इन द पब्लिक आई फर्स्टली, तो ये एक चीज़ अटैच्ड है इसके अंदर, बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू रनिंग आफ्टर सक्सेस इसके अंदर की वेरिएशंस हैं और मायने भी हैं सक्सेस की। आप अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वहाँ पर आपको बेसिकली तो यही होगा कि यार आप पैसे कमाएं और घर जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। इस फील्ड के अंदर ऐसा नहीं है। इस फील्ड के अंदर सिस्टमैटिक नहीं है ग्रोथ। फॉर इंस्टेंस मैं अगर एक नौकरी करता हूँ एक कॉर्पोरेट फर्म में, तो मैं अगर एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव हूँ, जिससे मैं काम कर रहा था एडवर्टाइजिंग, फिर मैं अकाउंट मैनेजर बनूंगा, सीनियर अकाउंट मैनेजर बनूंगा, अकाउंट डायरेक्टर बनूंगा, फिर इस तरह से आगे मेरी ग्रोथ होगी। इस फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। एक हिट हुआ, अब मैं जिस एज पे हूँ, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इस फील्ड में और बहुत फेमस भी हैं। तो ग्रोथ का जो एक फैक्टर है इसके अंदर, वो किसी को भी मिल सकती है। उसमें ये नहीं कि आपने इतने आवर्स देने हैं या इतना वो है। तो उसकी वजह से आई फील कि आपके माइंड पे वो थोड़ा सा प्ले करती है चीज़। एंड देन ऑब्वियसली द फेम एस्पेक्ट एज वेल, ख़ास तौर पे यंग एज पे अगर आपको मिल जाए, उसके अपने नुकसान हैं। तो ये फील्ड उस तरह से एक डिफरेंट फील्ड है फ्रॉम द रेस्ट। आई थिंक कांस्टेंट प्रेशर ऑफ बीइंग इन द पब्लिक आई, कांस्टेंट प्रेशर बीइंग इन द पब्लिक आई, यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे। अब मुझे कभी कभार, आपको पता है, मैं सेट के ऊपर कभी कभार भूल जाता हूँ कि मेकअप होना है या बाल बनने हैं कुछ, मैं मेरे जहन में नहीं आती ये चीज़, क्योंकि मैंने काम भी कम किया है। और गुम जैसे एक प्रोजेक्ट, उसमें तो था, उसमें तो कैरेक्टर इस तरह का था कि रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बट ये चीज़ है, और मैं देखता हूँ लोगों को कि ये कांस्टेंट प्रेशर है लोगों के, यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे। तो ये चीज़ें जो हैं, you have to look a certain way, you have to say certain things, एग्जैक्टली। और इस फील्ड के अंदर अगेन पढ़ाई लिखाई का इतना वो नहीं है, कोई भी बन सकता है, कोई भी छा जाए, competitive edge नहीं है आपको, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये फील्ड उस लिहाज से बहुत फ़र्क है, मज़ेदार भी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत लर्निंग है आपकी, बहुत ज़्यादा आप सीखते हो। मैं इतनी जूनियर हैं इन टर्म्स ऑफ एज लड़कियाँ, बट दे सो सक्सेसफुल एंड आई लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज मैं तो नया हूँ इसमें। अब यही चीज़ अगर आप किसी नौकरी में आ जाएं, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि अगर आपसे छोटी उम्र का तो वो नीचे ही होगा आपसे, और जो बड़ी उम्र के वहाँ से ऊपर होगा। वहाँ पे ईगो का बड़ा इशू होता है मुझे लगता है। इट कैन नॉट बी दैट यू वर्क फॉर समबडी हु इज यंगर देन यू, राइट? इसलिए वहाँ क्योंकि इतना होता ही नहीं है ना, इतना कॉमन नहीं है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, वहाँ कॉमन नहीं है, तो इसलिए जहाँ पर है वहाँ पर आई एम श्योर बहुत मुश्किल होगी। अच्छा ये बताएं, सोनू कौन है? सोनू जो है वो एक बड़ा खूबसूरत लड़का है,
खूबसूरत लड़का खुद बोल रहा है, वो खूबसूरत हाँ वो खूबसूरत लड़का है इसलिए क्योंकि बचपन में कोई मेरा ख्याल है 1 साल नाम नहीं था। ओके ओ रियली? हाँ तो आपको सोनू बुलाते तो थे? दादी ने मेरा नाम मुझे सोनू कहना शुरू कर दिया। क्यूट। तो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे भी कोई नाम नहीं है, वो एक आई थिंक डैश डला है क्योंकि मेरा आई थिंक नाम काफ़ी लेट रखा गया था। तो वो प्यारा इतना था, तो वो तो आप देख ही रही हैं अभी भी मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ नहीं ऑफ कैमरा कहा है ना कि देखिए इन्होंने ऑफ कैमरा मेरी बड़ी तारीफें की हैं, तो ये अब मानेंगी नहीं ऑन कैमरा जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मैं क्यों मानूं? तो वो हम दादी ने तब से नाम है। हाँ तो घर में आपको सब सोनू कहते हैं? कहते हैं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मना करूँ कि नहीं। क्यों? इतना प्यारा नाम है, व्हाई? बस अब वो एज ज़्यादा हो गई मेरा ख्याल। सो नाउ यू डोंट लाइक टू बी कॉल्ड सोनू। मैंने कहा कि अब मुझे पता है कि यार मैं प्यारों में छोड़ दो यार, कुछ और बात करते हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें हैं खूबसूरती के अलावा ज़िंदगी में। ट्रू टैलेंट है भाई। अच्छा ये बताइए दस्तक कैसा आया आपके पास? I had a meeting with नदीम भाई आफ्टर गुम। मैं यहाँ इंटरव्यूज़ के लिए आया हुआ था, कराची था, तो मैं he had seen गुम, 2-4 उन्होंने एपिसोड देखे हुए थे, तो मैं उनसे मिलने गया। तो उनकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कोई फालतू बात की ही नहीं। उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट है वो तुम करोगे और वो हम साथ करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं ये है वो है, उन्होंने कहा बस करेंगे। एंड दिस वाज आई थिंक इन जनवरी प्रोबेबली लास्ट ईयर। तो उसके बाद आई वेंट बैक टू लाहौर, मैं भूल आ गया एंड अम्मी ऑब्वियसली देन फेल सिक एज वेल, तो मैं उसमें बिजी था। बट आई थिंक 2 days आफ्टर माई मॉम लेफ्ट, तो नदीम भाई कॉल्ड मी एंड ही सेड कि तुम आ जाओ हम कर रहे हैं। तो मैं तब इतनी मुश्किल हाल में था, आई हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट और मेरे बाल भी गिर रहे थे और मैं बहुत बुरा, मेरी स्किन ख़राब हुई हुई थी, मैं बहुत बुरे हाल में था और मुझे था कि कैसे करूँगा मैं। बट मुझे ये था कि यार ये अम्मी ऊपर नहीं है, उन्होंने कुछ हुआ है, उनकी तरफ से आया कि भाई करो तुम। और फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि वो डिले हो गया प्रोजेक्ट थोड़ा सा, 2-3 महीने, वो कास्टिंग में थोड़े से इश्यूज़ हो रहे थे, तो वो डिले हो गया। तो इवेंचुअली आई गॉट टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड रीबिल्ड माई सेल्फ। अभी भी कुछ शुरू के मैं कुछ सीन्स देखता हूँ तो मुझे होता है कि उसमें मैं आई एम अ लिटिल डाउन एंड आई कैन सी इट कि जो बिल्कुल जो फर्स्ट पहल में कुछ सीन्स थे। बट मे बी वो उसके साथ सही बैठ रहे हैं ना कैरेक्टर के साथ। हाँ वो अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक लग रहे हैं। और ये है कि क्राफ्ट पे तो अब ये आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश की थी कैरेक्टर को जो बनाया जहन में। मरीना जी वेरी में शी इज़ अ स्वीट हार्ट ऑनेस्टली, एंड बहुत ज़बरदस्त उन्होंने डायरेक्ट भी किया है और जिस तरह वो प्रेजेंट किया है, जिस तरह वो स्टोरी सुना रही हैं, बहुत ज़बरदस्त सुना रही हैं। अब तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा पहले तो हमें बहुत सख्त जो पिछले 4 एपिसोड जो गुजरे हैं बहुत इंटरेस्टिंग थे। बहुत मज़ा आया मुझे देख के मुझे, क्योंकि बहुत एक सटलिटी के साथ स्टोरी चल रही है और कैरेक्टर्स बहुत रियल लग रहे हैं। मुझे लगता है सिचुएशंस आर वेरी रियलिस्टिक, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और कोई भी सॉरी टू कट यू, वो सेंसेशनलाइज नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि यूजुअली आप ड्रामा में देखते हैं ना वो हो फरियाल के साथ भी नहीं है, वो ऐसे करके म्यूजिक लगा देते हैं और वो ओवर द टॉप कर देते हैं हर चीज़ को। नहीं, इवन फरियाल के साथ भी नहीं एग्जैक्टली इवन फरियाल वेरी बेसिक, यू नो। फरियाल इज आल्सो वेरी ठीक है, वो थोड़ा उसका अपना है, वो ज्यादा, बट उनकी 5 साल की रिलेशनशिप। जी बट फरियाल इज आल्सो बहुत सटलिटी से फरियाल का जो ट्रैक है, अब शायद हमें चेंज नजर आए। हाँ वो तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि वो ही एक इंसान है जो फरियाल के साथ इतना अच्छा है, इतना केयरिंग, और उसके लिए उसकी जान निकल जाती है। तो आपको वो कॉन्ट्रास्ट फील हो रहा है यार किरण की दफा वो कैसे बिल्कुल ही मतलब ही इज फीलिंगलेस, ही इज ब्रूटल टुवर्ड्स हर, यू नो, कि वो उसको बुरी बात। एंड दिस इज लाइक ये जो 2 साइड्स हैं, एक मर्द की एक इंसान की, मुझे लगता है बड़ा अच्छा पोर्ट्रेल है ये। देखिए एक स्पाइनलेस आदमी है सैफ, जिससे मैंने कहा एक रेगुलर आदमी है, एक स्पाइनलेस आदमी है, माँ बाप के प्रेशर में आके स्टैंड नहीं ले सका, हर चीज़ कुछ भी हीरोइक नहीं है कैरेक्टर के अंदर। और सबसे फनी बात है मोहब्बत किसी और से करो और ये तो और ये इतनी रियलिस्टिक बात है कि जब वो फरियाल को देखता है तो तब तक वो ट्रिगर हो जाता है और वो किरण के साथ बदतमीजी शुरू हो जाता है, और वरना नॉर्मल होता है। मैं ये नहीं कहता अच्छा होता है, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा हुआ है किरण के साथ, लेकिन वो एक नॉर्मल लेवल पर होता है। किरण के साथ हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा चलो हाँ एग्जैक्टली डिसेंट तो बात कर रहा है, तो वो तमीज से बात कर लेता है। और तब जब फरियाल गायब होती है, जब फरियाल, तो वो एक बड़ी एक बहुत ये हकीकत है, ये ऐसा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मुझे जब मैं कैरेक्टर भी पढ़ रहा था तो मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये पता था कि इसके अंदर कुछ भी हीरोइक नहीं है,
कुछ भी नहीं है। Which is okay. You don't always have to do the heroic. एग्जैक्टली बिकॉज वो एक रियल कैरेक्टर है और मुझे था कि इसको जितना रियलिस्टिकली इसको पोर्ट्रे किया जाए और उतना अच्छा है, बिकॉज उसके थ्रू मुझे था कि कॉन्वर्सेशंस शुरू हो सकती हैं बहुत सी चीज़ों की, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर उसको बहुत ही नेगेटिव लाइट में दिखा दिया जाता तो आपके लिए, सबके लिए, जो व्यूअर्स के लिए ना चॉइस बड़ी आसान हो जाती है और वो मज़ा नहीं आता देखने नहीं, का। मज़ा नहीं मुझे आता। लगता है मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि अभी देखिए, अभी एटलीस्ट आप भी सोचती कि यार देखो वैसे बात तो ठीक कर रहा है, एंड यू आर होपिंग शायद चेंज हो Yes, जाए, exactly, शायद चेंज हो exactly, जाए exactly. अभी भी। और अब देखिए उसने क्या कहा कि मैं तलाक भी नहीं दूंगा, बच्चा भी नहीं Exactly. दूंगा। तो वो और ये कितना होता है, बहुत ज़्यादा। तो जो बाकी कैरेक्टर्स भी कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि अच्छा कहीं ना कहीं ये बात ठीक कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है, अच्छी बात नहीं कर रहा है। देखें, मैं ये कहता हूँ कि अगर जो उसने किया, ख़ास तौर पे शुरू में जो पहली रात उसने किया, शादी की रात जो किया, वो तो अनएक्सेप्टेबल, मतलब वो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं एक मर्द हूँ और मैं अपने आप को, मुझे पता है कि फिज़िकली अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, जो शायद मुझे पता है कि किरण, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की, बहुत सी लड़कियाँ जिन्होंने सेल्फ डिफेंस में मतलब ट्रेनिंग भी ली होती है और कर सकती हैं अगर आप अपने आप को तैयार करें, लेकिन किरण जैसी लड़की नहीं कर सकती। और वो एक एलियन एनवायरनमेंट के अंदर है, एक नए घर के अंदर है, एक बिल्कुल एक ऐसे शख्स के साथ जिसको वो जानती भी नहीं, और वो ऐसा करता है आपके साथ, और आपने उसी घर में सोना है। मतलब उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर वो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता ना, मतलब बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ कर लेता, तो फिर मैं कहता कि हाँ चलो ठीक है यार, कि किरण और उसका कुछ बन सकता है। नहीं, लेकिन वो बेयर मिनिमम कर रहा है। मैं तो शुरू से कह रही थी ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बेयर मिनिमम कर रहा है वो। और ही हैज एंगर, मतलब वो बदतमीजी कर रहा था, फरियाल को भी निकालते हैं तो वो बदतमीजी कर रहा था, बदतमीजी इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक कैरेक्टर में कुछ भी हीरोइक नहीं है, ना मैंने उसको उस तरह से प्ले किया है, लेकिन मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे ये कैरेक्टर करना था, क्योंकि मुझे पता था कि जो पहले 10-12 एपिसोड हैं, जो बेस इस ड्रामे की बन रही है, आगे ऑब्वियसली अली का कैरेक्टर भी आना है और बड़ा अच्छा कैरेक्टर है उसका, लेकिन मुझे पता था कि ये जो बेस बन रही है ये इन 2 कैरेक्टर्स के ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और जिस तरह से इसको प्ले, सुहाय को भी बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत अच्छी, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं तो सुहाय के साथ काम किए तो मुझे ये एहसास हुआ है कि एक अच्छा आपका को एक्टर हो तो वो आपको कितना एलिवेट कर देता है। सही बात है, ऑनेस्टली आपकी सीन में कितनी जान डाल देता है। सुहाय को सीन जाने ही नहीं देती, छोटे से छोटा भी सीन वो बैठ जाती है लेके, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें निकालती है, और जिस तरह वो डिलीवर करती है, जो मैं ऑनेस्टली। सो आप, मोमिना और अली, you guys have worked in a drama, in a soap. बिल्कुल, हमारा जो करियर शुरू हुआ था। तो अब तीनों साथ आए हैं, how does it feel? बहुत ही अजीब सा पुरानी बातें याद करते हैं आप तीनों, और क्या चलता है? हमारे असल में काम अली के साथ कम है। ओके। हाँ, अली के साथ कम है काम, लेकिन ये है जितना भी है तो ऑब्वियसली याद करते हैं। From that to this, you know, कितना आप लोगों का एक जर्नी हो गया। बिल्कुल ऑब्वियसली, बिकॉज अली की तो माशाल्लाह से जर्नी इतनी ज़बरदस्त, दिस ईयर, लास्ट ईयर हैज़ बीन, कहाँ से कहाँ माशाल्लाह उसकी ग्रोथ हुई है। तो बट वो ऑब्वियसली याद आता है जब शुरू किया था साथ, तो बट वो दुनिया मुझे ऑनेस्टली और लगती है, क्योंकि मैं तब एक फ़र्क नीयत से काम कर रहा था, अब मैं एक फ़र्क नीयत से कर रहा हूँ, मेरी जर्नी अब बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, मैं इंसान बदल गया हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो गया है देखने का। इट मेक्स अ डिफरेंस। हाँ, इट डज। एंड व्हाट्स द ऑडियंस टेलिंग यू? ऑडियंस क्या कह रही है जब आप बाहर जाते हैं तो? अच्छा, नहीं अच्छा है, मुझे आदत नहीं है ना, क्योंकि मैंने इतना काम किया हुआ नहीं है, तो कोई आके जब रोकता भी है तो मुझे होता है कि मुझे क्यों रोक रहे हैं भाई। तो ये होती है एक चीज़। दस्तक इज डूइंग वेल। तो जब रोकते हैं कोई आके कहता है कि आप ये बीवी के साथ ये क्यों कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं जी, हमें ये करते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। मैंने कहा ओह ये ना कहें कि ये करते हुए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा है, और खुशी होती है ऑब्वियसली जब कोई रोकता है। देखिए, वैलिडेशन तो किसी किस्म की भी जब आपको मिलती है तो आपको खुशी होती है। सही बात है। अगर कोई भी आपका काम नोटिस करता है या आपको ये कहता है कि आपको नफरत आ रही है आपसे, तो वो भी खुशी की बात है। ये भी एक सक्सेस आपकी, ये भी खुशी की बात है। जो लोग कॉन्वर्सेशन इस बारे में भी कर रहे हैं कि जी सैफ अच्छा है नहीं है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, किरण को भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को चलाएं, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि वो बहुत सी चीज़ें हमारी सोसाइटी की एक्सपोज करती है, हमारा माइंडसेट जो है
कि हम कहाँ पर बैठे हैं, वो एक्सपोज कर रहे हैं। तो दस्तक जो है वो इज़ एन आई ओपनर ऑनेस्टली। और जिस तरह से अगेन स्टोरी मरीना जी ने सुनाई है वो बहुत मैटर करती है। अच्छा ये बताएं, वो तलाक भी नहीं देगा, बच्चा पाल लेगा अकेले? फरियाल तो नहीं मदद करने वाली? बच्चा मैं आपको बताऊं माँ के बगैर तो नहीं पल सकता। हाँ। ये तो हकीकत है। तो ड्रामे में देखें होता क्या होता है, क्या है? लेकिन मुझे यही क्यूरोसिटी है कि आगे होगा क्या। हाँ, बच्चा माँ के बगैर तो नहीं पल सकता यार। बच्चा बट अभी तो वो ईगो में कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा बच्चा। हाँ कह तो रहा है। खुद तो देखते हैं कभी क्या उसने पैम्पर चेंज नहीं किए थे और अब पकड़ के बैठा हुआ है। अब फरियाल से कोशिश करवाएगा ना, देखते हैं क्या करती है फरियाल तो बेचारी, फील बैड फॉर हर। नहीं ये भी बहुत अच्छा था वैसे, द फैक्ट दैट यू नो किरण ने बच्चा छोड़ दिया, That was so surprising. है ना? I was not Yeah, expecting yeah. जब वो अच्छा उन्होंने दिखाई भी बड़ा अच्छा कि वो बैग भी उठा के अगेन ले आई थिंक जाती द है क्रेडिट गोज टू द राइटर एज वेल नहीं, फॉर राइटिंग। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी बोल्ड थिंग टू राइट, क्योंकि पाकिस्तानी टीवी पे इस तरह की चीज़ And दिखाना to be for a mother to be judged. एग्जैक्टली तो तुम बच्चा कैसे छोड़ के आ गए? लेकिन मैं कल कमेंट्स पढ़ रहा था यूट्यूब पे, कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन ये बहुत एक वो चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट जजिंग द मदर, बट यू नो आई वाज थिंकिंग कि ठीक है, इवन आई वांटेड कि छोड़ के आ जाओ यार, दिमाग ठीक हो जाए इनका, और ये जो तुम्हें करें, बट देन आई एम लाइक इस बच्चे का क्या कसूर है? क्योंकि जब सैफ और फरियाल अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे, ये बच्चा सवाल करेगा। लेकिन मुझे खुशी हुई कि लोगों ने किरण को उस तरह से जज नहीं किया इस बात पे। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे था कि इस पर शायद सवाल मतलब उठाएंगे लोग, लेकिन नहीं किया। और वो इसलिए भी नहीं किया क्योंकि आई थिंक जो बिल्डअप है उसका वहाँ तक पहुँचने का, वो एक सीन आता है जब मेरा दोस्त किरण को बताता है कि जी ये फरियाल से शादी कर रहा है। वो इंटरकट के अंदर फरियाल और सैफ जो है वो पार्क के अंदर हैं। अब वो मुझे फरियाल और सैफ पे कोई गुस्सा नहीं चढ़ रहा, क्योंकि वो बड़े नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है उनकी। लेकिन जब मैं किरण पे आता हूँ और किरण का जो टर्मोइल जो मुझे जो फील हो रहा है, ख़ास तौर पे अब क्योंकि जैसे मेरी माँ नहीं है तो मेरी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है टुवर्ड्स यू नो माओ की तरफ। और मैं देख रहा हूँ कि एक टर्मोइल है एक औरत का, कि वो माँ बने या औरत बने, सही बात वो है। टर्मोइल और वो नज़र आ रहा है। और सुहाई ने वो इतना ज़बरदस्त किया है सीन, बहुत अच्छा मेरी बल्कि उससे बात भी हो रही थी, मैंने कहा सुहाई तुमने मुझे अनकम्फर्टेबल कर दिया। हालांकि मुझे पता है कि ये कहानी कहाँ जा रही है, मैंने शूट किया है और मुझे पता है कि सीन्स कैसे शूट हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं अनकम्फर्टेबल हो रहा था देखते हुए, क्योंकि वो बच्चे को गले लगाती है तो वो उस मोमेंट में वो फीलिंग आती है कि यार कि इसको अब एक डिसीजन लेना है, औरत बन के सोचना है या माँ बनकर सोचना है। एग्जैक्टली। तो और ये कहानी हर दूसरी या तीसरी औरत की है। इट्स सच अ डिफिकल्ट डिसीजन। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, और मर्द को खुली छूट है उसके अंदर। और वो अकेले, और यही हो रहा था लाइक नहीं जाओ वापस, लेकिन आई आल्सो अंडरस्टूड कि हाँ इसके और भी क्या मुश्किलात हैं। तो वो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट सो तब तक आपको उस पॉइंट पे ले आया जहाँ उस पॉइंट पे ले आया, अनकंफर्टेबल कर दिया आपको, बिल्कुल बट यू आर थिंकिंग। हाँ, क्योंकि यूजुअली बहुत ब्लैक एंड वाइट होती है ना स्क्रिप्ट में, आपको पता होता है अच्छा यार यही होना चाहिए, कब होगा वेट करते हैं। तो इसमें आपको पता ही नहीं कि डिसीजन था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। यस वो शौक था। फिर आपको हर कैरेक्टर के हिसाब से हवाले और थोड़ा मजा भी आ रहा है ना कि अच्छा फरियाल और सैफ मजे करे थे, अब पता चला ना। अब बच्चू बताते हैं तुम्हें, तो थोड़ा सा वो फैक्टर भी आ रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड, क्योंकि मुझे ये टेंशन थी कि ये फर्स्ट यू नो खास तौर पे देखें जैसे मोइस का कैरेक्टर भी उस तरह से नहीं आया हुआ, उसने आना है अभी पूरे एक कैरेक्टर ने इंट्रोड्यूस होना है ड्रामे में। तो मुझे था कि उस पॉइंट से पहले ये जो काम है वो उसकी जो बेस डेवलप होनी है, मुझे वो थोड़ी टेंशन थी कि वो हम उसको सही तरह एग्जीक्यूट कर लें किसी तरह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है कि वो मुझे लगा है कि काफ़ी हद तक आए। आई थिंक वी बीन सक्सेसफुल। सो आर यू साइनिंग एनीथिंग, कोई कुछ पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट? अभी तक तो जो ऑफर्स ऑनेस्टली आ रही हैं वो इतनी कोई मैं कहूँगा अच्छी नहीं आ रही, एंड आई वांट टू डू वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। ये दस्तक का लास्ट पहले अभी चल रहा है। अच्छा, अभी चल रहा है। तो ये एक बार ख़त्म हो जाए तो उसके बाद एल सी कोई रश नहीं है। जैसे मैंने कहा लंबी रेस है, और लंबी रेस के अंदर डिसीजंस जो हैं वो आप रश नहीं कर सकते, थोड़े से सोच समझ के लेने पड़ेंगे। और ये है कि अच्छा करेंगे कुछ। एंड ऑल्सो आई वांट टू डू समथिंग ऑन द लाइटर साइड एज वेल। That would be nice. I want to show the lighter side of me. मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत अगले साल का रमज़ान ड्रामा बस अल्लाह करे क्यों नहीं, रमज़ान ड्रामे तो बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन ये कि मेरा अपनी जो सोच है वो ये कि आई वांट टू डू समथिंग पॉजिटिव एंड ऑन द लाइटर साइड, क्योंकि आपने भी सीरियस दोनों कर लिए। हाँ, और थोड़ा दोनों देखिए, दोनों नेगेटिव भी हो गया, ये ग्रे कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। आप गुम भी देखें, गुम बहुत ज़बरदस्त
गुम जैसा कैरेक्टर तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत सदियों कम में ही आता आता है, है, हाँ, बहुत वो कम तो आता आता ही नहीं। और मेरा पहला सीरियल था और वो आ गया, तो उसके बाद तो एक्सपेक्ट करना कि उस तरह की चीज़ आएगी नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल बट इसके अंदर भी कुछ शेड्स थे इस नहीं, कैरेक्टर ये के बहुत अंदर, अच्छा है, हाँ। क्योंकि इसकी जो खास तौर पे जो लास्ट 4 एपिसोड चले हैं उसके अंदर मुझे वो डिफरेंट साइड आपको नज़र आती है सैफ की। तो अब ये 2 कर लिए, अब आई फील पॉजिटिव लाइटर साइड पे कोई मज़ेदार सी चीज़ अगर आएगी तो करेंगे, और अगर टाइम लगेगा तो टाइम ले लेंगे, Wait करेंगे। हाँ वेट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि किसी से कोई कंपटीशन नहीं, ना कोई मुकाबला कर सही रहे हैं, बात है, हर कोई अपनी पेस पे चल रहा है। या किसी को अल्लाह ताला पहले दे देता है, सही बात किसी को बाद में दे देता है, लेकिन देता हर किसी को है। और अल्लाह नोज़ बेटर। हाँ, ये किसको एक किस एक वक्त एक देना है। जैसे एक लंगर है ना, तो लंगर की लाइन में लगना होता है आपको। अगर कुछ लोग छोड़ देते हैं लाइन में, कहते हैं यार बहुत लंबी लाइन है, छोड़ दो। अगर लाइन में लगोगे तो वो देख बेशक ख़त्म हो जाए, वो एक और आ जाएगी। या ट्रू, तो आपने वहाँ तक आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप पहुँच जाओगे। आप लाइन में खड़े रहें। लाइन में खड़े रहें, लाइन में खड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन। प्लेजर मीटिंग यू एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। तो रोज़ा था थोड़ा सा, तो वो ऑब्वियसली नहीं, यू डिड ग्रेट। अब बहुत सही बोल रहे थे, तो मुझे नहीं लगा कि आज पक्की बात है। हाँ, बस फिर ठीक है, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या बोला, कुछ गलत बोल दिया है या नहीं बोला। बस अब अगर ये बोल दिया तो माफ़ कर दीजिएगा यार प्लीज़, नया हूँ, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू। अब यहाँ नहीं हो गए आप। नया ही हूँ ना, क्योंकि देखिए रीसेट बटन अभी दबाया है, अभी 2023 से करियर स्टार्ट हुआ है मेरा, उससे पहले भूल जाए आप नहीं type था पे। बिल्कुल ठीक। हाँ। नहीं, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। Thank थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन स्क्रीन अगेन। Thank you so much, thank you, Radha, thank you. अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।